वेलकम 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 सीए फाइनल एएफएम के प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम अपने नए बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। ये नया बैच है, नया युग है, नया सब कुछ है। मैं ईमानदारी से एक बात आपको बताना चाहूँगा, इस बैच के लिए मैंने सब कुछ नया क्यूरेट किया है, सब कुछ नया क्यूरेट किया है। और ये मैं मानता हूँ कि ये मेरा अब तक का बेस्ट वर्जन होने वाला है। इस बैच में मैं इस प्रॉमिस के साथ ही बैच पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। मेरे को सीए फाइनल एएफएम पढ़ाते हुए काफ़ी साल हो गए, बट ये जो बैच है इसके लिए मैंने अपनी पूरी बुक को चेंज किया है, पूरी बुक के ओवरलुक को चेंज किया है, पूरी स्ट्रैटेजी को चेंज किया है फॉर द बेटरमेंट और फ्रेंडली बनाया है। नंबर ऑफ आवर्स को कट डाउन करने की कोशिश की है। कोशिश ये की है कि ये बैच जो है वो 300 आवर्स की रेंज में ना जाए, ये 220 आवर्स की रेंज में जाए। मतलब बिलो 240 आवर्स में ही इसे फिनिश करने की कोशिश की जाएगी। और जैसा कि कोर्स हमने क्यूरेट किया है वो हो जाएगा। और उसके बाद भी उसमें कहीं कटौती नहीं है, किसी कंसेप्ट की कमी नहीं है की है, किसी क्वेश्चन की कमी नहीं की है। हाँ, कई जगह बुक में डुप्लीकेशंस थी। डुप्लीकेशंस का मतलब होता है कि हम सेम तरह के क्वेश्चन 4-4, 5-5 पढ़ा रहे थे, तो उन्हें हमने नंबर ऑफ कम, जैसे मान लो सेम तरह के 5 क्वेश्चन थे, तो उसे 3 कर दिया है, जहाँ पे वो ईज़ी कंसेप्ट थे। हाँ, पर जैसे फॉरेक्स जैसे चैप्टर है, अगर वहाँ मैं किसी एक ही तरह के 5 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, तो 5 ही रखे हैं अभी भी, उन्हें कम नहीं किया क्योंकि वो चैप्टर टफ है। जिस चैप्टर में टफनेस है, उसमें क्वेश्चन नहीं कम किए, पर जहाँ कमी हो सकती थी, वहाँ किए। देखिए, मैं ना एक बात नोटिस कर चुका हूँ कि विद टाइम टीचर को बच्चे के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब आज की डेट में जो स्टूडेंट है, उसकी डिमांड है कि हमें लिमिटेड टाइम में कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस पढ़ाया जाए। तो उस अप्रोच को फॉलो करते हुए हम ये बैच क्यूरेट कर रहे हैं। और ये मेरा प्रॉमिस है कि आपको 100% नॉलेज दूंगा, 100% कंसेप्ट कवरेज दूंगा, 100% एग्जाम की कवरेज दूंगा। इस प्रॉमिस के साथ ही मैं अपना बैच हमेशा स्टार्ट करता हूँ। अगर आप मुझसे इंटरमीडिएट में भी पढ़े हैं, तो आपको ये बात याद होगी कि मैंने फर्स्ट क्लास में ही ये बात बता दी थी कि मेरे बैचेस में आपको 100% कवरेज मिलेगी, कंप्लीट कवरेज दूंगा, किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है ना? एंड ट्रस्ट मी एंड माय प्रोसेस, एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ाई जाती है। बैच स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक बातें मैं आपसे करूंगा। आज की क्लास इंट्रोडक्शन क्लास होगी। पहले 10-15-20 मिनट में आपको बैच के सारे रूल समझाऊंगा। हो सके तो ये आप लिख लीजिएगा। किसी भी आप आज एक रजिस्टर लेकर बैठे होंगे, उस रजिस्टर के इनिशियल पेजेस में, 1-2 पेजेस में आप ये रूल्स लिख सकते हैं। और फिर मैं बैच की पूरी बातें आपको बताता हूँ। इस बैच में आपको क्या-क्या चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपके पास हार्ड कॉपी बुक्स घर पे डिलीवर हो जाएँगी आपके। बुक्स कब तक डिलीवर होंगी, कैसे डिलीवर होंगी, इसके बारे में क्लास के एंड में हम 2 मिनट के लिए बात कर लेंगे। पर आपके घर पे हार्ड कॉपी बुक्स पहुँच जाएँगी, जिसमें प्रैक्टिकल बुक और थ्योरी बुक दोनों पहुँचेगी आपके पास। ठीक है जी? और इसके साथ-साथ आपको कितने रजिस्टर्स बनाने चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से आपको जो कॉपी बनानी चाहिए, कॉपी बोलो, रजिस्टर बोलो, मेरे हिसाब से कम 2 रजिस्टर्स बनाने चाहिए। 2 रजिस्टर्स का मतलब क्या होता है? एक होना चाहिए कॉन्सेप्ट रजिस्टर। जिन बच्चों ने मुझसे इंटरमीडिएट में पढ़ाई करी है, उन्हें ये बात पता है कि कॉन्सेप्ट रजिस्टर कितने काम की चीज़ होता है, क्योंकि एंड में यही कॉन्सेप्ट रजिस्टर आपको पूरे कोर्स को रिव्यू करवाता है। जिन बच्चों ने इंटरमीडिएट में मुझसे पढ़ा होगा, उन्हें ये बात पता होगी कि आखिर दिन वो हमेशा कंसेप्ट रजिस्टर पढ़कर जाते हैं। यही फाइनल का भी रूल है। और मैं आपको एक बात बता दूँगा, देखिए, मैं ना बड़ा ईमानदार और स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ, तो मैं बहुत सच्चाई से बताऊँगा कि इंटर की पढ़ाई और फाइनल की पढ़ाई में क्या डिफ़रेंस है। वो आपको पहले दिन से समझ लेना है, और वो डिफ़रेंस सिर्फ़ मेरे सब्जेक्ट के लिए नहीं, बेटे, वो डिफ़रेंस आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिए समझ लेना है। क्योंकि अगर वो डिफ़रेंस आपने नहीं समझा, तो आप ये समझ लो आपकी फाइनल की पढ़ाई में काफ़ी डिफ़रेंसेस आ जाएँगे, काफ़ी दिक्कतें आ जाएँगी। मैं वो सारी बात अभी शुरू में 10-15 मिनट में कर लूँगा। और तभी मैं चाहता हूँ कि ये बातें आप लिख भी लीजिएगा, ठीक है ना? जैसे मैंने कहा, कंसेप्ट रजिस्टर एक अलग बनेगा। कंसेप्ट रजिस्टर 200 पेज तक का रजिस्टर एक ले लेना, उसमें पूरे एएफएम के सारे कंसेप्ट आ जाएँगे। ठीक है जी? सारे के सारे डिटेल्ड कंसेप्ट्स आ जाएँगे, जिनमें के अंदर ही मैं डेरिवेशंस भी कराऊँगा फ़ॉर्मूलाज़ की, वो भी उसी के अंदर आ जाएँगे। 150 से 200 पेज लगते हैं, फिर भी आप हायर साइड पे 200 पेज का एक रजिस्टर ले लीजिएगा। 200-216 पेज का एक रजिस्टर आता है, वो ले लीजिएगा। और बाकी तो फिर आपकी रनिंग कॉपी होगी, क्लास वर्क कॉपी होगी, है ना? कुछ बच्चे अपना होमवर्क कॉपी अलग बनाते हैं, जो अलग बनाते हैं वो मुझे ज़्यादा अच्छे बच्चे लगते हैं। रीज़न उसका क्या है? देखो, मैं सच्चाई बताता हूँ। सच्चाई ये है कि आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, आखिर में आप मुझसे सिलेक्टिव क्वेश्चन माँगोगे। आप आखिर दिन मुझे बोलोगे कि सर, किसी तरीके से आप मुझे ना ऐसे कुछ क्वेश्चन बता दो जो कि मैं एंड में कंप्लीट कर सकूँ, जो कि मैं एंड में पढ़ के जा सकूँ। आप मुझे ऐसी कोई बातचीत बोलोगे, करेक्ट? हाँ या ना? आप मुझे कहोगे
कि सर मुझे ना एंड में कोई ऐसी बातचीत बता दो, कोई ऐसा तरीका बता दो जिससे कि मैं कम क्वेश्चन पढ़कर जा सकूँ। तो मैं आपको पता है एक एडवाइस दूँगा कि बेटा क्लास वर्क रजिस्टर पढ़कर चले जाओ। क्यों? क्योंकि जितने भी मैंने क्लास वर्क क्वेश्चंस दिए होंगे आपको, जितने भी मैंने क्लास वर्क में कराए होंगे, उसमें मैंने सारे कांसेप्ट कवर कर दिए होंगे। उन्हीं की कॉपी ही मैं होमवर्क देता हूँ। मतलब मैं होमवर्क आपको कभी भी नया क्वेश्चन, नया कांसेप्ट तो दूँगा ही नहीं। मैंने खुद कराए हुए होंगे, मैं उन्हीं की कॉपी दूँगा आपको करने को। तो अगर आप होमवर्क क्वेश्चन एंड में, आखिर दिन में, आखिर के दिनों में इग्नोर भी कर दोगे, तो भी आपका काम खाली क्लास वर्क कॉपी से चल जाएगा। लेकिन आपको पता कैसे लगेगा कौन-सा क्वेश्चन क्लास वर्क था, कौन-सा होमवर्क था? अगर आपकी कॉपी अलग-अलग होगी। कॉपी अलग-अलग होने से मतलब क्या है? आपने एंड की रिवीजन की पहली लिस्ट खुद ही बना ली। कैसे बना ली? आप मुझसे पूछोगे ना एंड में कि सर मैं कौन से क्वेश्चन रिवाइज़ करूँ? तो मैं आपको बोलूँगा कि फर्स्ट रिवीजन में क्लास वर्क कॉपी रिवाइज़ करना और फिर सेकंड रिवीजन के लिए मैं खुद लिस्ट दूँगा। मैं पूरी बुक में से लगभग 100 क्वेश्चन्स की एक लिस्ट दूँगा कि आखिरी रिवीजन में वो क्वेश्चन करके जाना। ऑल गुड? गुड। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल हमारी किताब में 800 क्वेश्चन है। अब 800 में से मैंने 300 साढ़े 300 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, 450 क्लास में कराए। तो फर्स्ट रिवीजन में ये देखने और सेकंड रिवीजन में इनमें से भी मैं आपको 100 क्वेश्चंस की एक लिस्ट दे दूँगा। चलिए, सर ये बात भी हमारी क्लियर हो गई कि कॉपी कितनी बनानी है। अब सर आप हमारे टेस्ट कितने लेंगे? देखिए मैंने इस बारी से जो टेस्ट हैं वो बढ़ा दिए हैं। एक आपको हर चैप्टर का चैप्टर वाइज़ टेस्ट मिलेगा। ये सेल्फ इवैल्यूएशन मोड पे होगा। यानी हम आपको हर चैप्टर खत्म होने के बाद टेस्ट देंगे, उस टेस्ट का सॉल्यूशन सेट देंगे, आप इसे खुद प्रिपेयर करेंगे, प्रोसीड करेंगे और अपने आंसर को खुद चेक करेंगे। ये मैं चेक नहीं करूँगा, मैं ऐसा गलत विश्वास आपको दे दूँ कि मैं चेक करूँगा, नहीं हो पाएगा। मैं एंड के 2 फुल मॉक टेस्ट खुद चेक करता हूँ खुद, उसके लिए मैं किसी टीम को नहीं रखता, मैं खुद चेक करता हूँ पर्सनली, ठीक है ना? वो मैं खुद चेक करूँगा, लेकिन ये चैप्टर वाइज़ टेस्ट आप सेल्फ इवैल्यूएट करेंगे बट मैं साथ ही साथ 2 एमसीक्यू टेस्ट दूँगा आपको हर चैप्टर के, फॉर ईच चैप्टर। यानी हर चैप्टर के 2 एमसीक्यू टेस्ट होंगे और वो हमारा पोर्टल खुद चेक कर देता है क्योंकि एमसीक्यू है तो एमसीक्यू तो सिस्टम से ही चेक हो जाते हैं खुद ही। आपको जैसे ही आप टेस्ट सबमिट करोगे आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा और उन टेस्ट के लिए मैं इस बार ये भी प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं इनकी वीडियोज़ भी रिकॉर्ड करके आपको दूँगा ताकि आप अपनी डिस्कशन वीडियोज़ आप लोगों के साथ ही अलग से रिवीजन जैसे कभी संडे को, कभी वीकेंड पे शाम को बैठ के हम ये वीडियोज़ भी रिकॉर्ड कर लेंगे एमसीक्यू टेस्ट की ताकि आपके पास वो भी क्यूरेट होकर पड़ी हो कि अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक रहे हो तो आपको उसकी वीडियो मिल जाए साथ ही साथ। ये दे देंगे और एंड में 2 फुल मॉक टेस्ट होंगे जो कि मैं खुद चेक करूँगा। ये कब होंगे? देखिए अब आप सब लोगों का अटेम्प्ट अलग-अलग होगा। मुझे नहीं पता आपका कौन-सा अटेम्प्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बच्चे का मई अटेम्प्ट है, तो मैं आपको साफ़ ही बता देता हूँ आपके ये टेस्ट कब होंगे। मैं आपको डेट ही दे देता हूँ। अगर किसी का मई अटेम्प्ट है, तो मार्च की 28th तारीख को और अप्रैल की 8th तारीख को, ये 2 दिन आपके एग्ज़ाम्स होंगे। ये एग्ज़ाम मैं चेक करके देता हूँ। ये कैसे कंडक्ट होंगे इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो मैं अलग से आपको बना के दूँगा। आपके पोर्टल पे ये टेस्ट दिखाई देगा 24 घंटे के लिए। आपको उसी देर में कर अपने पेजेस पे लिख कर उसकी इमेजेस खींचकर उसका एक पीडीएफ बनाकर हमें भेजना होता है, फिर वो हम चेक करके आपको देते हैं। वो पूरा सिस्टम एक अलग वीडियो में मैं आपको समझाऊँगा कि ये टेस्ट किस तरीके से होते हैं। आई होप आपने इंटरमीडिएट में मुझे ये टेस्ट भेजे भी होंगे। अगर आपने इंटर में मुझसे पढ़ाई करी है तो ये टेस्ट आपने चेक करवाए होंगे अपने, है ना? ये 2 फुल मॉक टेस्ट होंगे। मई वालों के इन तारीख पे हैं, ऐसे ही अपने-अपने अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग आप सेटअप कर लीजिएगा। अगर आपका जनवरी अटेम्प्ट है, तो ये एग्ज़ाम नवंबर और दिसंबर में होगा और अगर आपका सितंबर अटेम्प्ट है, तो उसी कॉरेस्पॉन्डिंगली आप देख लीजिएगा कि कब-कब आपकी डेट्स बैठती हैं, है ना? और वैसे भी उसका नोटिस आ जाता है बैच के अंदर ही, हमेशा नोटिस आ जाएगा कि कब-कब ये टेस्ट होंगे आपके। तो ये तो बात हो गई कि सर हम आपको बुक कौन-सी देंगे, आपने कॉपी कितनी बनानी है, आपने टेस्ट कैसे-कैसे देने हैं। मैं हर चैप्टर की एक रिवीजन वीडियो भी आपको दूँगा, जो कि हमारी ब्रह्मास्त्र की सीरीज़ होती है, वो इस बैच के साथ-साथ न्यू बनेगी। सॉरी। ब्रह्मास्त्र की रिवीजन सीरीज़ भी आपको साथ-साथ मिलेगी, चैप्टर वाइज़। तो आपको हर एक चैप्टर की रिवीजन वीडियो भी मिल जाएगी, इसके लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी? और अगर आपका कोई सवाल है अच्छा, आप मुझसे ये पूछना चाहेंगे कि आप हमसे डाउट कैसे पूछेंगे? तो डाउट के लिए इस बारी हमने 2 चीज़ें क्रिएट की हैं। एक तो आपको पता ही है हमारा ट्रेडिशनल मेथड है व्हाट्सऐप पे डाउट लेना, व्हाट्सऐप डाउट सपोर्ट। ये मैं आपको 4-5 क्लास के बाद इसका एक नंबर दे दूँगा। हम एक नए नंबर पे प्रॉब्ली शिफ्ट हो रहे हैं डाउट सपोर्ट के लिए। वो नया नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पे आपके बैच के अंदर ही।
चौथी या 5वीं क्लास में मिल जाएगा आपको डाउट सपोर्ट का एक नंबर, जिस पे कि आप हमें व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछेंगे और व्हाट्सएप पे ही आपको जवाब आ जाएगा। इसके अलावा एक और हम टेलीग्राम का ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, उसे ग्रुप कहते हैं या चैनल कहते हैं, आई डोंट नो। उसमें आप लोग आपस में भी बात कर पाएँगे एक-दूसरे से। आप ही के बैच के स्टूडेंट्स उसमें रहेंगे और एक-दूसरे से आप कम्युनिकेट कर पाएँगे। आई होप दैट विल बी ग्रेट, क्योंकि छोटे-मोटे डाउट आप वहीं पे रिज़ॉल्व कर लेंगे। कोई बड़ा डाउट है, सबका डाउट है, तो उसमें मैं भी अवेलेबल रहूँगा, उस ग्रुप में मैं भी रिप्लाई करूँगा। आई होप इट विल वर्क फॉर एवरीबॉडी, है ना? ये एक नई चीज़ हम क्रिएट कर रहे हैं इस बैच से, और आपको उसका लिंक मिल जाएगा आपकी क्लासेस के अंदर ही 2-3 दिन में, ठीक है ना? सॉरी बेटे। चलिए, तो ये बात भी हमारी कवर हो गई। और कोई सवाल आपका? अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। बेटे, हर एक चैप्टर की जो फर्स्ट क्लास होगी वो इंट्रोडक्शन क्लास होगी। उसमें हम उस चैप्टर के बारे में पढ़ाई करेंगे कि वो चैप्टर क्या कहता है, दुनिया के बारे में उसे बताऊँगा। मेरी जो पढ़ाने की अप्रोच है फाइनल में, वो सिर्फ़ बुकिश नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अ, ऐसा नहीं है कि जो आईसीएआई की किताबों में लिखा है या मॉड्यूल्स में लिखा है बस वो मैं आपको रटवाने की कोशिश करूँगा। मैं आपको उसके रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स दूँगा। मैं हर चैप्टर कोशिश करूँगा, जैसे इंटरमीडिएट में भी करता हूँ, कि आपके खून में बस जाए वो। एक बच्चे ने सवाल पूछा कि क्लास कितनी देर की होगी? तो बेटा, क्लास यूजुअली 2 आवर्स की होगी, 2 आवर्स, 2 आवर्स 15 मिनट्स के आस-पास। ठीक है जी? ब्रह्मास्त्र सीरीज़ बेटे यूट्यूब पे आ जाएगी आपके लिए, वैसे ऐप में भी रहेगी, ऐप में अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ रहेगी और साथ ही साथ आपके यूट्यूब पे भी आ जाएगी। फुल मॉक टेस्ट एक ही बार दे सकते हो आप, जब भी आपका अटेम्प्ट है, उसी से पहले वाले 2 पेपर आप दे सकते हो। ठीक है ना? चलिए, पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं हम। ठीक है जी? मुझे लगता है आपके और कोई बेसिक सवाल नहीं बचे हैं, तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं अब अच्छे से। और अगर किसी के भी कोई भी और सवाल होंगे क्लास के बाद रुक जाइएगा, हम बातचीत कर लेंगे, पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक बेसिक 5-10 मिनट का एएफएम का इंट्रोडक्शन दे दूँ। इसे एएफएम भी बोलते हैं, एसएफएम भी बोलते हैं। इसी को एसएफएम भी बोलते हैं कुछ लोग, है ना? एएफएम का मतलब क्या होता है? पहले ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए, इंटरमीडिएट में जो आपने एफएम की पढ़ाई करी, उसी का बड़ा वर्ज़न। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर ये बड़ा वर्ज़न तो है, बट क्या इसमें वही चैप्टर्स कवर होते हैं? नहीं, इसमें काफ़ी कुछ अलग है। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपकी बुक का इंडेक्स मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, सिर्फ़ आपको समझाने के लिए कि ये क्या-क्या कवरेज करते हैं, ठीक है ना? देखो, अब आप ना बड़े हो गए, और मैं एक बात ईमानदारी से बताऊँ, मैं बहुत सारे कोर्सेज़ पढ़ाता हूँ। मैं सीए, सीएफए, एसीसीए, एनआईएसएम, बहुत सारी कोर्सेज़ पढ़ाता हूँ, और मेरा जो मेन डोमेन है वो फाइनेंस का ही है। मैं इन सारे कोर्सेज़ में फाइनेंस और कॉस्टिंग के ही कोर्सेज़ पढ़ाता हूँ। लेकिन इन सब सब्जेक्टों को पढ़ाते हुए ना, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा एएफएम को पढ़ाते हुए आता है। उसके पीछे रीज़न है। रीज़न क्या है कि एएफएम का जो स्कोप है ना, वो बहुत बड़ा है। चाहे वो सीए के केस में देखो, सीएमए के केस में देखो, आप जिन भी बच्चों के बारे में बात करो, चाहे मैं इसको सीएफए में पढ़ाता हूँ, उसके बारे में बात करूँ, इसका स्कोप बहुत वास्ट है, क्योंकि पैसे की पढ़ाई है। और अब आप बड़े हो गए। देखो, इंटरमीडिएट में क्या होता है, एक डिफ़रेंस मैं आपको बताता हूँ। इंटरमीडिएट के बच्चे के पास 8-9 महीने होते हैं, बस। उसे उतनी ही देर में 6 सब्जेक्ट पढ़कर पेपर देने हैं। यानी उसकी लाइन सिर्फ़ एक स्ट्रेट लाइन पे चल रही होती है। वो ये कहता है, सर मुझे और कुछ नहीं लेना-देना, मुझे आज से 8 महीने 9 महीने बाद पेपर देने हैं। मेरी तैयारी इतनी करा दो कि बस मैं पेपर दे दूँ। उसका मोटो ज़िंदगी को सीखना, दुनिया को देखना, मार्केट को सीखना नहीं होता है। वो कुछ भी एक्स्ट्रा अवेयरनेस नहीं चाहता है। लेकिन फाइनल के करिकुलम में चीज़ें चेंज हो जाती हैं। क्यों? पहली बात तो ये है कि फाइनल के करिकुलम में जो बच्चा आज पढ़ने बैठता है, उसका एग्ज़ाम लगभग 2 साल, ढाई साल बाद होता है। मैं भी उम्मीद करता हूँ आप में से भी ज़्यादातर बच्चों के एग्ज़ाम 2 साल, ढाई साल बाद होंगे, है ना? 2, ढाई, 3, कितने भी, मतलब मिनिमम 2 साल बाद होता है। यूजुअली बच्चा तब पढ़ना स्टार्ट करता है। यूजुअली बच्चा तब पढ़ना स्टार्ट करता है।
कोई हो सकता है 1 साल वाला भी हो। तो वो बच्चे ये चाहते हैं कि उन्हें डीप में अंडरस्टैंडिंग दी जाए, क्योंकि जब डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग आप दोगे उन्हें, तभी वो इतने दिन तक चीज़ों को रिटेन कर पाएँगे। दूसरी बात, फाइनल का जो सिलेबस है, उसमें डिमांड है इंस्टीट्यूट की कि बच्चे को समझ आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन चेंज होकर आते हैं। क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे नहीं आएँगे कि एक फॉर्मेट दे दिया, उसमें फिगर्स भर दिए और आंसर आ गया, ऐसा नहीं आएगा। फाइनल के करिकुलम में चीज़ें चेंज होकर आती हैं, डिफरेंशिएट होकर आती हैं। तो आपके लिए डीप अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसी ही पढ़ाई, मैं बिलीव करता हूँ कि फाइनल में आपको सभी सब्जेक्ट्स में ऐसी पढ़ाई करनी पड़ेगी कि आपको कुछ भी कर रहे हो तो उसका क्यों पता हो, रीज़न पता हो। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैंने क्या कहा? कि अगर आपने कुछ भी लिखा, तो उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ? ये नहीं कि ऐसा होता है नहीं, ऐसा क्यों होता है ये पता होना चाहिए हर सब्जेक्ट में। अगर आपको अपने पढ़ाई के दौरान, आप जिन भी टीचर से पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, अगर आपको आपके क्यों का जवाब मिल रहा है, तो आप ठीक चल रहे हो। क्योंकि एग्ज़ाम में क्यों ही पूछा जाएगा। एग्ज़ाम में वो माइंड ही काम आएगा आपका कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपके पास उस क्यों का जवाब नहीं है, तो आप फँस जाओगे एग्ज़ाम में। तो आप चिंता ना करें, इस जर्नी को मैं बिल्कुल सुखद बनाऊँगा आपके लिए। टॉपिक्स को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटकर, उसे पार्टिकुलेट करके, कंसेप्ट वाइज़ पढ़ाकर ऐसी अंडरस्टैंडिंग देंगे, जो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। इसके साथ-साथ अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ, इसमें थोड़ा विवाद है। कुछ बच्चे इसे बहुत एप्रिशिएट करते हैं, कुछ बच्चे उसे उतना एप्रिशिएट नहीं करते हैं, बट मैं ईमानदार आदमी हूँ, मैं सीधी-सीधी बात बोलूँगा। मैं लगभग इस करिकुलम में लगभग 14 के आस-पास चैप्टर पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है ना? उसमें मेन चैप्टर 12 ही हैं बेटे, 1-2 चैप्टर तो ऐसे हैं जो 1-1, 2-2 पेज के चैप्टर हैं, जिसमें 5-5 क्वेश्चन, 8-8 क्वेश्चन हैं बस, वो चैप्टर ही मत गिनो। मेन चैप्टर 10-12 के आस-पास चैप्टर हैं आपके। तो 12 में से लगभग 7 चैप्टर्स में मैं आपको स्टॉक मार्केट की रियल नॉलेज दूँगा, एक-एक क्लास। जैसे जब मैं ऑप्शंस पढ़ाऊँगा, तो मैं रियल मार्केट में ऑप्शंस दिखाऊँगा कैसे ट्रेड होते हैं। जब मैं फ्यूचर्स पढ़ाऊँगा, तो मैं रियल मार्केट में फ्यूचर्स के ऊपर 1-2 घंटे का सेशन लूँगा। जैसे मैं म्यूचुअल फंड पढ़ाऊँगा, तो मैं रियल मार्केट में म्यूचुअल फंड कैसे होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, वो मैं रियल मार्केट के साथ आपको दिखाऊँगा। अब कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर ये तो 6-7 क्लासेस आपने वेस्ट कर दी, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा नॉलेज दी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो क्लासेस बहुत काम की हैं, क्योंकि उन क्लासेस की मदद से ना आपकी बेस बिल्डिंग होती है। आपको वो चैप्टर इतना समझ आता है, क्योंकि आपको उस चैप्टर में इंटरेस्ट आने लगता है। आपको देखो, थ्योरेटिकल पढ़ाना, प्रैक्टिकल पढ़ाना, कंसेप्ट लिखवा के, फॉर्मूला लिखवा के क्वेश्चन करवा देना मेरा पर्पस है। बिल्कुल मार्क्स उसी से मिलेंगे, मैं चाहता हूँ कि वो मिले। इनफैक्ट मैं अपने ही फास्ट ट्रैक बैच में वैसे ही पढ़ाता हूँ। मैं ये एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दे पाता हूँ, बट रेगुलर बैच का मतलब ही यही है कि आपके पास समय है, आप वो 10-12 घंटे मुझे एक्स्ट्रा दे सकते हैं। तो मैं साफ़ ही बोल कर चलूँगा कि ये बैच किसी भी और साधारण टीचर के बैच से 10-12 घंटे, 15 घंटे बड़ा होगा, क्योंकि मैंने उसमें 10-15 घंटे आपको ऐसी नॉलेज दी होगी, जो डायरेक्टली एग्ज़ाम के काम नहीं आ रही होगी, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग की, आपकी नॉलेज के काम आ रही होगी। और उस क्लास के अंदर मेंशन्ड होगा कि ये क्लास टेक्निकल क्लास है, ये करिकुलम की क्लास नहीं है। जब आपके पास वो क्लास आई, जब मैं पढ़ाऊँगा और उसे अपलोड करूँगा आपके लिए, तो उसके अपलोड में ब्रैकेट में लिखा हुआ आएगा, इट इज़ अ टेक्निकल सेशन। आप देखना चाहें तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, मेरी मेहनत सफल जाएगी। आप नहीं देखना चाहेंगे, आप उसे स्किप करके भी चैप्टर पढ़ सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि उसे स्किप करके चैप्टर पढ़ने में मज़ा कम आएगा। इज़ एवरीबॉडी विद मी ऑन दिस पेज? आइए, तो मैं पहले आपको एएफएम के करिकुलम से मिलवा देता हूँ, फिर आज के चैप्टर को स्टार्ट करूँगा। देखिए बेटे, एएफएम जो चैप्टर है, एएफएम का जो करिकुलम है, वो बहुत सुंदर डिज़ाइन्ड करिकुलम है। इसमें आप पढ़ेंगे, पहले तो वैल्यूएशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना? अब वैल्यूएशंस के बारे में बात करें, देखो, ये जानना ज़रूरी है कि किसी चीज़ की क्या कीमत होनी चाहिए। मैं एक एक आपसे एक एग्ज़ाम्पल पूछता हूँ। आप में से कितने बच्चे स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हैं, बिज़नेस या इन्वेस्टिंग करते हैं, या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टिंग करते हैं? आप में से कुछ बच्चे तो करते होंगे, जो करते हैं या अपने पेरेंट्स के बिहाफ़ पे करते हैं, वो हाथ उठाएँ। चलो, कोई भी एक शेयर का नाम बताओ जिसमें आपने ठीक-ठाक पैसा कमाया हो, कोई भी एक शेयर का नाम बताओ, जिसमें आप जिसको आप फ़ॉलो करते हो, जिसको आप देख रहे हो काफ़ी समय से कि हाँ, ये कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है और ये अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है कि बुरा परफ़ॉर्म कर रहा है, किसी भी एक शेयर का नाम बताओ। एक बच्चे ने कहा टाटा मोटर्स।
तो जब आप टाटा मोटर्स का शेयर्स देखते हैं, मान लेते हैं अब टाटा मोटर्स का शेयर कितने का है मुझे नहीं पता। मैं अभी रियल मार्केट को ट्रैक नहीं कर रहा हूँ आपकी तरह। रियल इस वक़्त कितना है? चलिए, अलग-अलग बच्चों के अलग-अलग शेयर्स के नाम आ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। मान लेते हैं कि ये ₹1000 का शेयर है। एक एग्ज़ाम्पलरी फ़िगर ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना? आई एम नॉट टेकिंग रियल फ़िगर्स। तो अगर ये मार्केट प्राइस है, क्या आपके हिसाब से अगर इस प्राइस पे सोचना ज़रा मेरी बात को सोचना, अभी तक शायद आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा, ऐसा सोचा नहीं होगा। अगर एक जना ₹1000 के रेट पे टाटा के शेयर्स बेच रहा है, तो कोई और व्यक्ति इसी प्राइस पे शेयर खरीद भी तो रहा है। अगर एक जना बायर है, तो एक जना सेलर भी तो है। अब हमेशा मार्केट में बायर और सेलर की जो इच्छा होती है, वो अलग होती है। बायर ये सोच रहा होता है कि ये शेयर अंडर प्राइस्ड है, मैं इसे खरीद लेता हूँ। आप एक बात बताओ, आप शेयर मार्केट में कब खरीदते हो? आप तब खरीदते हो जब आपको लगता है कि वो शेयर अंडर प्राइस्ड है और फ्यूचर में वो शेयर का प्राइस बढ़ेगा, तभी तो आप खरीदते हो। आप शेयर को हमेशा अंडर प्राइस पे खरीदते हो। आप ये सोचते हो कि ये शेयर अंडर प्राइस है, तभी तो ये शेयर फ्यूचर में बढ़ेगा। वहीं पर बेचने वाले को लगता है कि ये शेयर की पीक आ गई है, अब इसका दाम गिरेगा, इसलिए वो बेचना चाहता है। हमेशा हर कोई बेचना तब चाहता है जब उसे लगता है कि उसने अपना प्रॉफ़िट बुक कर लिया है, उसने अपना पैसा कमा लिया है और उसे लगता है कि अब ये शेयर कम हो सकता है, इसका प्राइस गिर सकता है, इसलिए तो वो बेचता है। अगर और बढ़ना हो तो वो क्यों बेचेगा? तो हमेशा दोनों पार्टीज़ का व्यू अलग-अलग होता है, क्लैश होता है। लेकिन दोनों के ही मन में इस शेयर को लेकर एक अलग प्राइसिंग होती है, एक अलग प्राइसिंग आइडिया होता है। जैसे बायर को हो सकता है लग रहा हो टाटा मोटर्स की फिगर्स देखकर, डेटा देखकर, उन्होंने नई गाड़ियाँ लॉन्च कर दी, 70-70 हज़ार गाड़ियाँ बुक हो गई सिएरा की। ऐसी बहुत सारी बातें सोच-सोच कर किसी को लग रहा हो सकता है कि टाटा बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है फ्यूचर में और अच्छा परफ़ॉर्म करेगा आगे। तो हो सकता है उसे लगता हो कि टाटा का शेयर अगर आज ₹1000 का है तो शायद ये शेयर 1200 का हो जाएगा जल्दी, इसलिए वो बाय कर रहा है। सेलर को हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि इनके पास सेमीकंडक्टर नहीं है, इनके पास पार्ट्स नहीं है, इनके पास कुछ स्ट्राइक चल रही है, इन्हें किसी स्टेट में गवर्नमेंट का इश्यू चल रहा है, इसलिए इनका शेयर अब नीचे जाएगा। तो दोनों के व्यूज़ अलग-अलग हो सकते हैं। बहुत सारी रीज़न्स के साथ शेयर की प्राइसिंग सोची जाती है। तो हमारे करिकुलम में भी वैल्यूएशंस को ध्यान दिया जाता है। तो वैल्यूएशंस में हमारे पास जो चैप्टर्स हैं, उसमें एक है सिक्योरिटी वैल्यूएशन जिसमें हम इक्विटी की वैल्यूएशन सीखेंगे कि इक्विटी को कैसे-कैसे इवैल्यूएट किया जाता है। मैं ये प्रैक्टिकली भी सिखाऊँगा और जो आपकी बुक की अकॉर्डिंग फ़ॉर्मूलाज़ के एक हिसाब से वो भी सिखाऊँगा। फिर ऐसे ही बॉन्ड्स की वैल्यूएशन को सिखाया जाता है। ये दोनों अलग-अलग चैप्टर में कवर कराऊँगा मैं आपको। फिर बिज़नेस की वैल्यूएशन को सिखाया जाता है कि बिज़नेस को कैसे वैल्यूएशन करते हैं। खाली एक सिक्योरिटी को नहीं, पूरे बिज़नेस को। फिर मर्जर्स एंड एक्विजिशन सीखेंगे। सॉरी। मर्जर्स एंड एक्विजिशन सीखेंगे। कई बच्चों की तो ये ड्रीम फील्ड होती है। बहुत सारे बच्चे इस फील्ड में काम करना चाहते हैं फ्यूचर में। कुछ बच्चे आप में से कर भी रहे होंगे ऑलरेडी अपनी आर्टिकलशिप मर्जर्स एंड एक्विजिशन में कर भी रहे होंगे। तो अगर आप कर रहे हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए और मज़ेदार हो जाएगा क्योंकि जो आप ऑफ़िस में करते हैं, मैं वही चीज़ क्लास में भी सिखाऊँगा। तो ये तो हमारे 3-4 चैप्टर हैं जो वैल्यूएशन पे बेस्ड है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमने शेयर्स के बारे में बात करी। फिर हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में, जो कि आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हम म्यूचुअल फंड से ही कोर्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैं वैल्यूएशन सेकंड फेज़ में कराऊँगा, पहले मैं म्यूचुअल फंड का चैप्टर कराऊँगा आज से स्टार्ट, ठीक है ना? अभी मैं पहले इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फिर म्यूचुअल फंड स्टार्ट करेंगे और थोड़ी देर बाद। तो ये बात हमने करी म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये मैंने आज ही बताना है, तो मैं इस पे अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। फिर हम 5वें छठे चैप्टर्स में बात करेंगे डेरिवेटिव्स में। डेरिवेटिव्स चैप्टर को मैंने 2 हिस्सों में बाँट दिया है, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में। वैसे वो चैप्टर एक ही है, अगर आप आईसीएआई के अकॉर्डिंग देखोगे, बट मैं उसे 2 हिस्सों में पढ़ाता हूँ क्योंकि एक हिस्से में पढ़ाना बहुत बड़ा हो जाता है चैप्टर, ठीक है ना? तो उसे 2 पार्ट्स में पढ़ लेंगे हम, डेरिवेटिव्स एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करके। ये क्या होते हैं? इनके बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन होगी। मैंने आपको रियल स्टॉक मार्केट से भी दिखाऊँगा कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। आप में से कई बच्चों को शायद ज़िंदगी में बिल्कुल ही नहीं समझ आते होंगे ये, कई बच्चों को आते भी होंगे। कितने बच्चे एफ-एन-ओ सेगमेंट में ऑलरेडी ट्रेड करते हैं थोड़ा बहुत? कितने बच्चे करते हैं? चलिए, कम लोग करते हैं बट करते हैं फिर भी, वेरी गुड।
देखिए, मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं आपको ट्रेडर बनाऊँगा, लेकिन हाँ, आपको एफ-एन-ओ समझ आना पूरा स्टार्ट हो जाएगा, पूरा समझ आ जाएगा। मैं रियल लाइफ़ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स के साथ आप में से किसी एक आध का डीमैट लेकर 1-2-4 ट्रेड भी करके दिखा दूँगा अगर आप कहोगे रियल बैच लाइव बैच में, ठीक है ना? तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे इस बैच के अंदर कि कैसे फ्यूचर्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम फ्यूचर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बुक करते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, फिर ऑप्शंस क्या होती हैं, कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस किस तरीके से ली जाती हैं, ऑप्शन राइटर कौन होता है, ऑप्शन सेलर कौन होता है, जिसी को ऑप्शन सेलर और या राइटर बोलते हैं, या फिर ऑप्शन बायर कौन होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें आएँगी। फिर आगे बढ़ते-बढ़ते फॉरेक्स के बारे में आएगा, इसके बाद टॉपिक संगीन हो जाते हैं। फॉरेन करेंसी के बारे में बात करेंगे, हेजिंग के बारे में बात करेंगे, एडवांस कैपिटल बजटिंग आएगा, जो कैपिटल बजटिंग आपने बचपन में पढ़ा था, उसका बड़ा रूप आएगा एडवांस कैपिटल बजटिंग, ठीक है ना? फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट आएगा, ये दोनों टॉपिक लगभग-लगभग रिलेटेड है। यानी फॉरेन के साथ अगर आपकी डीलिंग हो रही है, यानी तो आप किस तरीके से कैपिटल बजटिंग करते हैं, उस डिसीज़न्स को कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि वहाँ पे पैसा जब आता है तो उसका करेंसी का रेट चेंज हो जाता है। अब आपको ये बात तो पता है कि भारतीय करेंसी फॉरेन की करेंसीज़ के सामने डेप्रिशिएट होती रहती है। और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है। आई होप आपने देखा होगा। मुझे लगता है आपको पिछले 5-7 साल का अगर अपना एक्सपीरियंस याद हो तो मुझे लगता है लगभग 20% से ज़्यादा हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कर चुकी है। 20-25% डेप्रिशिएट कर चुकी है पिछले 5 साल में ही हमारी करेंसी। तो इस सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इंटरेस्ट रेट, रिस्क मैनेजमेंट सीखेंगे कि इंटरेस्ट रेट के स्वैप्स कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा करिकुलम अच्छे-अच्छे चैप्टर्स के साथ डिसाइडेड है। मतलब मैं एक बात बोलूँ कि सिर्फ़ ये कैपिटल बजटिंग वाले चैप्टर को छोड़कर बाकी सब कुछ नया है, बाकी सब कुछ नया है। लेकिन सब कुछ इंडस्ट्री रेडी है। एक अच्छी बात बताऊँ, मुझे नहीं पता बाकी सब्जेक्टों में क्या पढ़ा रहे हैं आपको। इस सब्जेक्ट में जो पढ़ा रहे हैं वो है जो अपने ऑफ़िस में आप काम में लाओगे। अगर आप फाइनेंस की फ़ील्ड में काम करते हो, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो फाइनेंस डोमेन में ही आर्टिकलशिप कर रहे हैं? चलिए, अच्छी बात है कि है काफ़ी सारे बच्चे। जिन-जिन बच्चों ने फाइनेंस डोमेन में अपनी आर्टिकलशिप जॉइन की है, उन्हें तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप अपने ऑफ़िस में ये काम करते होगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ। इनमें से कुछ ना कुछ पार्ट आप ज़रूर कर रहे होंगे। आइए, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या हम आज के चैप्टर को अपने स्टार्ट कर दें? चलिए, पढ़ना स्टार्ट करते हैं जी, म्यूचुअल फंड्स। मुझे पता है थोड़ा बोरिंग लगेगा क्योंकि म्यूचुअल फंड आप लोगों को अच्छे से आता है। आपने म्यूचुअल फंड्स में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी होंगी आप में से ज़्यादातर बच्चों ने। आपके पेरेंट्स ने कर रखी होंगी। तो इसमें से अभी आपको ऐसा लगता है कि आपको काफ़ी कुछ आता है, बट अभी थोड़ी देर में मैं ये सब हेकड़ी भी निकाल दूँगा। ठीक है ना? जिन्हें ऐसा लगता है, चिंता ना करें क्योंकि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हम म्यूचुअल फंड की रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स को देने के लिए स्टार्ट करेंगे। थोड़ा-सा म्यूचुअल फंड के बारे में बताना चाहूँगा पहले। म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं? अब से जो कंटेंट मैं लिख रहा हूँ वो आप लिखना चाहो तो कॉपी में लिख सकते हो। अब मेरे साथ-साथ आप लिखना चाहो तो अपनी नोट्स वाली कॉपी में लिख सकते हो। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? देखो बेटा, मैं खुद अगर मैं बोलूँ तो मैं म्यूचुअल फंड्स का एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मतलब अ, मेरे पास घर में कुल मिलाकर लगभग 12 के आस-पास डीमैट अकाउंट्स हैं, मतलब व्हिच आई मैनेज। मतलब वो मेरे अकेले के नहीं हैं, मेरे पूरे मतलब मेरे परिवार के, जो लोग हमारे घर में रहते हैं, उनके लगभग 12 के आस-पास डीमैट अकाउंट्स हैं, जिसमें हम इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग करते हैं। बट धीरे-धीरे करके मैं पर्सनली अगर अपनी बात बोलूँ, तो मैंने अपनी बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग कम कर दी है, बहुत कम कर दी है। मैं खुद इन्वेस्टिंग भी बहुत कम करता हूँ। मैं म्यूचुअल फंड्स के रूट से ही पैसा लगाता हूँ अब धीरे-धीरे करके। पिछले 2-3 साल में मैंने मेजरली अपने आप को म्यूचुअल फंड में स्विच कर लिया है। उसके पीछे रीज़न्स हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उतना समय नहीं दे पाता हूँ मार्केट को, जितना मार्केट समय चाहती है। और जिस कॉर्पस साइज़ पे हम बैठे हैं, उस कॉर्पस साइज़ पे अपना दिमाग लगाकर नुकसान ज़्यादा हो सकता है। एवरेज कमाई भी हमारे जीवन को बेहतर जी सकते हैं हम, इसीलिए हम म्यूचुअल फंड का रुख करते हैं। मैं आपको वैसे अभी शायद जो मैं बोलता हूँ, ये बातें अभी आपको हर्ट करेंगी क्योंकि शायद जब आपकी उम्र पे मैं भी था, तो भी मुझे ये बात हर्ट करती थी क्योंकि हमारे मन में ना एक बायस होता है। हमें लगता है कि म्यूचुअल फंड क्या कमा के देगा, उससे बेहतर मैं सोच सकता हूँ। मैं बेहतर रिसर्च कर सकता हूँ। मैं बेहतर सोच सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सोच सकता हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्त। रियल मार्केट में ना जो शेयर का प्राइस है,
वो इतनी सारी बातों से इफ़ेक्ट हो रहा होता है कि वो सारी बातें कभी भी हमें नहीं पता लग सकती। जब तक हम उस सर्कल के अंदर नहीं बैठे हैं ना, जब तक हमारे पास रिसर्च की वो उतनी बड़ी टीम नहीं है, तब तक हमें कभी भी वो सारी बातें इकट्ठी नहीं पता लग सकती। लेकिन म्यूचुअल फंड वालों को कैसे पता लग सकती हैं, आइए ज़रा इस पे बारे में बात करते हैं कि उन्हें हमारे से ज़्यादा नॉलेज तो हो सकती है। देखो कैसे होता है, म्यूचुअल फंड का बिज़नेस कैसे चलता है। जैसे मेरे जैसे, आपके जैसे हम लोग हज़ारों लाखों लोग हैं, है ना? अब हम सब लोगों के पास थोड़े-थोड़े पैसे हैं। हम सब लोग सोचते हैं कि चलो यार मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हर कोई यही सुन रहा है कि स्टॉक मार्केट में पैसा बढ़ता है, भारत की मार्केट में बहुत दम है, भारत का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, भारत की कंज़म्पशन स्टोरी बहुत हाई है, भारत में बहुत डिमांड है, भारत में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, भारत में बहुत ज़्यादा पैसे की रोटेशन है। तो ये सारी बातें हमें पॉज़िटिविटी की तरफ लेके जाती हैं कि भारत का स्टॉक मार्केट बढ़िया रिटर्न देने वाला है अगले 10, 20, 30 साल में। यही सोचते हैं हम सब लोग। आर वी ऑन द सेम पेज? हम सब लोग यही सोचते हैं, है ना? लगभग-लगभग। अब मान लो कि मेरे पास ₹500 हैं या ₹1000 हैं। अब ₹1000 के लिए मैं कितनी रिसर्च करूँ? कहाँ से कंपनी ढूँढूँ? कई बारी तो कंपनी ऐसी होगी जिसका ₹1000 में शेयर ही नहीं आ सकता, शेयर ही 2000 का है। तो ऐसे में मैं कहाँ पैसे लगाऊँ? इसीलिए म्यूचुअल फंड्स का जन्म हुआ। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, पहले ज़रा मोटे-मोटे तौर पे समझो। म्यूचुअल फंड बेसिकली एक कॉर्पोरेशन है, एक कंपनी है, आप ऐसे सोचो कि एक बिज़नेस है। क्या सर ये बिज़नेस के रूप में रजिस्टर होता है? नहीं, ये बिज़नेस के रूप में रजिस्टर नहीं होता। यूजुअली ये सब लोग ट्रस्ट वगैरह के फॉर्म में काम करते हैं, क्योंकि तभी ये लोग रजिस्टर हो सकते हैं, क्योंकि इनका असली काम प्रॉफ़िट कमाना नहीं होता है। वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी का काम है प्रॉफ़िट कमाना। अब इस बात को समझो कि ये क्या करते हैं? ये हम लोगों से, हज़ारों लाखों लोगों से थोड़ा-थोड़ा पैसा लेते हैं। अब एक बात बताइए, जब हम सब लोग इनमें पैसा देते हैं म्यूचुअल फंड हाउस को, ये ट्रस्ट के रूप में यूजुअली रजिस्टर होते हैं। ट्रस्ट की फॉर्म में रजिस्टर होते हैं। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है कि इस पे भरोसा हो सकता है, इसके अंदर ट्रस्टीज़ होते हैं। इसे गवर्नमेंट की रेगुलेशन देखती है। मतलब ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है जो भाग जाएगी। ये ट्रस्ट है, जिसके ऊपर स्ट्रिक्ट ट्रस्ट वाले रेगुलेशंस लगते हैं। तो म्यूचुअल फंड को एक रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। म्यूचुअल फंड का ट्रस्ट रजिस्टर हो गया, जिसके अंदर हम पैसा डाल रहे हैं एक तरीके से। अब क्या होता है, म्यूचुअल फंड एजेंसी अपने लिए एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपॉइंट करती है। किसे अपॉइंट करती है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपॉइंट करती है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी का मतलब होता है वो कंपनी जो इस पैसे को सँभालेगी, जो इस पैसे को सँभालेगी। एग्ज़ाम्पल लो, हम सब लोगों ने पैसा दिया, हम सब लोगों का पैसा मिल-मिल के मान लेते हैं कि 10,000 करोड़ रुपया हो गया। अब ये पैसा सँभालना भी तो है, मार्केट में लगाना भी तो है। एक बात बताओ, हम सब लोगों ने इन्हें पैसा क्या सोच के दिया है? जल्दी बताओ, सोच के बताओ। हम सब लोगों ने इन्हें पैसा, अभी कुछ कॉपी-वॉपी मत करो, पहले बताओ मुझे जल्दी से, हमने इन सबको पैसा सोच के क्या दिया है? हमने ये पैसा सोच के दिया है कि भैया ये मेरा पैसा बढ़ाएँगे। जो मेरे को नहीं पता कहाँ खरीदना है शेयर, कहाँ बेचना है, कब खरीदना है, कब बेचना है, ये करेंगे मेरे लिए और ये मुझे प्रॉफ़िट कमा के देंगे। यही मैंने सोचा है कि ये मेरे लिए पैसा कमाएँगे, बिल्कुल सही। तो ये पैसा जाएगा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास। एसेट मैनेजमेंट कंपनी में बहुत काबिल लोग होते हैं जो फंड मैनेजर कहलाते हैं, जो पैसे को सँभालेंगे। ये फंड मैनेजर्स होते हैं। देखो ऑब्वियसली अब ये जो फंड मैनेजर होते हैं, ये बहुत पढ़े-लिखे लोग होते हैं। ये सीए, सीएफए, एमबीए इन फाइनेंस, बहुत सारी इनके पास क्वालिफ़िकेशंस होती हैं। बहुत लंबा-लंबा एक्सपीरियंस होता है। ऐसे फंड मैनेजर मिलेंगे आपको जो 25-25, 30-30 साल से फंड मैनेज कर रहे हैं। मतलब जिनका काम ही करोड़ों रुपए को मैनेज करना है। मतलब एक बात सोचो, एक बंदा ऑफ़िस जाता है रोज़, मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि ये बंदा एक ऑफ़िस जाता है और इसका काम पता है क्या है? जब ये केबिन में पहुँचता है अपने और खोल के देखता होगा स्टेटमेंट्स, तो इसे 10,000 करोड़ रुपया सँभालना है लोगों का। यानी लोगों ने भरोसा करके इसे 10,000 करोड़ रुपया दिया हुआ है जो इसने मार्केट में लगाना है। आप कंधों पे बर्डन सोच रहे हो कितना है उसके? कि नहीं। अगर वो गलत ट्रेड ले लेगा, अगर वो गलत गलत इन्वेस्टमेंट कर देगा, गलत कंपनी में पैसा लगा देगा, कंपनी डूब गई, ठीक से रिसर्च नहीं हुई, मैं ऐसा नहीं कह रहा डूबेगी नहीं कंपनी, कंपनियाँ डूबेंगी। लेकिन कोशिश यही करनी है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सही जगहों पे लगाया जा रहा हो, ताकि वो पैसा बढ़कर मिले। क्या मेरी बातें आपको समझ आती हैं मैंने क्या कहा? तो ये फंड मैनेजर बहुत पढ़े-लिखे समझदार लोग होते हैं। हाँ, आपको फंड मैनेजर भी अच्छा चॉइस करना चाहिए, सोच के इनको भी सोचना चाहिए, इनके बारे में भी मैं आज दिखाऊँगा। क्योंकि ना अभी तक तो आपको जितनी मैंने बातें बोली है, सारी बातें आपको पता है। आपको लग रहा है सर क्या पका रहे हो, 10 मिनट हो गए। मुझे पता है ये बातें आपको पता है, बट अभी 5-10 मिनट के बाद बातचीत चेंज हो जाएगी। क्योंकि आप उस लेवल तक नहीं जाते हो सोचने के लिए, समझने के लिए, जिस लेवल तक अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? देखिए, ये पैसा चला जाता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी में
फंड मैनेजर के हाथों में, मतलब उसके पास नहीं जाता बट उसके कहने पे लगाया जाता है। फिर ये फंड मैनेजर डिसाइड करके पैसा इन्वेस्ट करवाता है। अब वो डिपेंड करेगा कि आपने कौन-सी स्कीम में पैसा डाला है। एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मोहम्मद भाई ने, मोहम्मद रफ़ी ने सोचा कि हम ये अपना पैसा सिर्फ़ लार्ज कैप में डालेंगे। मान लो मोहम्मद ने कहा कि यार भाई मैं डर नहीं, मेरे को डर लगता है, मेरा पैसा डूब गया तो सबसे बड़ी कंपनियों में पैसा लगाओ मेरा। मेरा पैसा जो सिर्फ़ बड़ी वाली 100 कंपनियाँ हैं उनमें पैसा लगना चाहिए, छोटी कंपनी में पैसा ही नहीं लगना चाहिए। तो इनका पैसा फंड मैनेजर सिर्फ़ टॉप 100 कंपनीज़ में ही लगा सकता है। क्या ये बात आपको समझ आई मैंने क्या कहा? मान लेते हैं साक्षी ने कहा कि नहीं, नहीं, मेरे को तो रिस्क तैयार है। तो साक्षी ने जो पैसा दिया, वो मिड कैप के लिए दिया, मिड कैप के फंड के लिए दिया। तो यानी आपका पैसा, यानी इन सब लोगों ने पैसा मिड कैप के लिए दिया होगा, तो ये पैसा फिर मिडल वाली कंपनीज़ में लगेगा। अब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या होती हैं? देखो, एक बात को समझो, मार्केट में बहुत सारी कंपनीज़ रजिस्टर्ड होंगी, बात तो सही है। लेकिन मार्केट में जो टॉप 100 कंपनीज़ होंगी ना, टॉप 100 कंपनीज़, वो लार्ज कैप कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं बेटा? लार्ज कैप। उन्हें बोला जाता है लार्ज कैप। जो 101 नंबर से लेके 250 नंबर तक, 250 तक आती हैं, ये कहलाती हैं मिड कैप। और इसके नीचे जो 251 के बाद हज़ारों कंपनियाँ आती हैं, ये सब कहलाती हैं स्मॉल कैप। यूजुअली भारत की मार्केट अभी छोटी है। यूजुअली, देखो मैं जो बात बोल रहा हूँ उसके लिए मैं यूजुअली वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। यूजुअली हमारे यहाँ पे 500 के आसपास तक ही कंपनीज़ ट्रेड होती हैं बढ़िया। मतलब सोचो भारत कितनी बड़ी कंट्री है। भारत कितनी बड़ी कंट्री है, लेकिन अभी भी हम लोग 500-600 कंपनियों में ही ट्रेड कर रहे होते हैं। इसके बाद वाली सारी कंपनियों में पूरे-पूरे दिन में एक ट्रेड भी नहीं हो रहा होता। वो ऐसी कंपनी है जिसका शेयर ₹1 का है, 10 पैसे का है, 20 पैसे का है, ऐसी भी कंपनियाँ पड़ी हैं भारत में। मतलब वो बस कहने के लिए रजिस्टर हो गई, कहने के लिए सेबी ने उन्हें पब्लिक कंपनी मान लिया और ट्रेडिंग करने दी। लेकिन उनमें कोई ट्रेडिंग हो नहीं रही, कोई पैसा लगा नहीं रहा, कोई निकाल नहीं रहा, ना कोई शेयर एक्टिवली बेच रहे हैं, ना कोई खरीदे जा रहे हैं। भारत में आज भी बहुत कम कंपनियों में रोज़ ट्रेडिंग होती है, एक्टिव कंपनियाँ जिन्हें आप मानोगे। खैर समझाने के लिए बस मैं अभी आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बड़ी 100 कंपनियाँ हैं, ये वो कंपनियाँ होती हैं जैसे टाटा है, रिलायंस है, अडानी है। ये ये वो ग्रुप्स हैं या ये वो बड़ी कंपनियाँ हैं जो स्टेबली काम करती हैं। आईसीआईसी बैंक है, बड़े-बड़े बैंक्स हैं जैसे, है ना? यानी इनका शेयर अचानक से बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इनका शेयर एक ही दिन में 20% डूब गया। ऐसा बहुत रेयर चांस होगा कि ऐसा कि एक बड़ी कंपनी का शेयर 20% नहीं, 10%, 12% टूट गया एक ही दिन में। नहीं टूटेगा। वो 2, 3, 4% टूटेगा, 2-4% बढ़ेगा एक दिन में। तो इनमें कम मूवमेंट्स आती हैं। क्या मेरी बात आपको समझ आई मैंने क्या कहा? बड़ी कंपनियाँ हैं ना, जायंट्स हैं, तो ये बहुत तेज़ बढ़ती भी नहीं, बहुत तेज़ गिरती भी नहीं। इनमें थोड़ी मूवमेंट आती है एक दिन में। तो इनमें वो लोग पैसा लगाना चाहते हैं जो स्टेबल मनी चाहते हैं। आपने भी जितनी रिसर्च करी होगी, कोई वीडियोज़ देखी होंगी यूट्यूब पे, कोई समझने की कोशिश की होगी, तो आपको भी बहुत सारे लोगों ने ये बात बोली होगी कि लार्ज कैप कंपनियों में पैसा लगा दो, आपका पैसा सेफ रहता है। कितने लोगों ने ये बात सुनी है कि लार्ज कैप में पैसा यूजुअली सेफ रहता है? राइट। देखो इक्विटी में रिस्क तो है। ये बात तो सब सच मान लो कि इक्विटी में रिस्क तो है। यानी अगर आप अपना पैसा इक्विटी शेयर्स में लगाने जा रहे हो तो रिस्क तो है। अगर कंपनी डूब गई फिर पैसा तो डूबेगा। लेकिन लार्ज कैप में थोड़ा कम रिस्क है, मिडिल कैप में थोड़ा ज़्यादा रिस्क है और स्मॉल कैप में और भी ज़्यादा रिस्क है। फिर सर हम स्मॉल कैप में पैसा लगाते ही क्यों हैं? देखो स्मॉल कैप में इसलिए पैसा लगाया जाता है क्योंकि रिस्क भी ज़्यादा है, रिटर्न भी ज़्यादा है। अगर आप ये देखो कि जब मार्केट भागती है, जब ऊपर जाती है, बुल रन में होती है मार्केट, है ना? तो अगर मैं ये बोलूँ कि लार्ज कैप अगर 10% ऊपर जाती है, मान लो कि कोई एक अच्छा ईयर गया, अच्छे 6 महीने गए, मान लो पिछले 6 महीने अच्छे गए मार्केट के लिए, एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ मैं। तो अगर लार्ज कैप 10% ऊपर गई होगी, तो हो सकता है मिड कैप 20-25% ऊपर गई होगी। तो ये भी हो सकता है कि स्मॉल कैप 40-50% ऊपर चली गई हो। इतना अप भी हो सकता है, पर उल्टा भी हो सकता है, अगर मार्केट डाउन गई, फिर हो सकता है लार्ज कैप सिर्फ 8-10% ही नीचे गई हों, लेकिन स्मॉल कैप 50-50%, 40-40% टूट गई हों, मतलब जो दाम था वो एकदम आधा रह गया हो। क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हो मैंने क्या कहा? मतलब छोटी कंपनियों में यही पंगा है कि प्राइस एकदम ऊपर जाता है, एकदम नीचे जाता है। आपने ऐसी देखी भी होंगी कई कंपनियाँ, इनफैक्ट आप में से कुछ लोगों ने उसमें पैसा बनाया या गँवाया भी होगा किसी छोटी कंपनी में। छोटी कंपनियाँ वो होती हैं जिनकी आपको टिप मिलती है न्यूज़ में,
या दोस्तों के थ्रू किसी ने बोला होगा इसमें पैसा लगाओ बहुत बढ़ता है ना? हो सकता है एकदम तेज़ी में आपने पैसा बनाया भी हो सकता है उसमें एकदम तेज़ी में आपने पैसा गँवाया भी हो उसमें। तो देयर आर हाई चांसेस कि उसमें पैसा बनेगा या घटेगा आपका। बट इधर ज़्यादा चांसेस होते हैं पैसा घटने के। इस मतलब ज़्यादा मूवमेंट्स आती हैं इन मार्केट्स में। इन मार्केट्स में कम मूवमेंट आती है। तो यानी अब आप जब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो तो आप ये डिसाइड करते हो कि आपको अपना पैसा लार्ज कैप में लगवाना है, मिड कैप में लगवाना है या स्मॉल, या आप पहले ही डिसाइड कर लेते हो। यानी जो आपने फंड सिलेक्ट किया होगा, आपने फंड ही ऐसा सिलेक्ट किया होगा कि वो पैसा लार्ज में लगाएगा, मिड में लगाएगा या कहाँ पे लगाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ आई मैंने क्या कहा? और एक बात, अब आप कहोगे सर मुझे तो अपना पैसा लगवाना ही डेट में है, मुझे तो इक्विटी में लगवाना ही नहीं। तो आप डेट फंड्स में पैसा लगाओगे, यानी ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओगे जिनका पैसा इक्विटी में जाएगा ही नहीं, डेट में जाएगा। अगर कोई कहता है कि नहीं सर, मैं बैलेंस रखना चाहता हूँ, मेरी ग्रोथ भी हो इक्विटी की और मुझे डेट की एश्योरेंस भी चाहिए, तो वो बैलेंस फंड में पैसा लगाओगे। अब आप ऐसे फंड में पैसा लगाओगे जिनमें से कुछ पार्ट इक्विटी में लगेगा, कुछ पार्ट डेट में लगेगा। क्या मेरी बातें आपको समझ आई मैंने क्या कहा? है ना? अब आप हो सकता है मुझसे पूछो कि सर आपने पैसा कहाँ लगाया हुआ है? आप पैसा कहाँ लगाते हो, है ना? वैसे मैं अब ऑफ लेट पिछले कुछ समय में, देखो ये कोई टिप नहीं है, मैं कोई आपको टिप देने के लिए क्वालिफ़ाइड नहीं हूँ, मैं टिप नहीं देता हूँ कभी भी। मैं अपना आपको बता रहा हूँ कि मैंने ऑफ लेट पिछले कुछ समय में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है फ्लेक्सी कैप में, क्योंकि मुझे धीरे-धीरे करके उसकी इम्पोर्टेंस अब ज़्यादा लगने लगी है। अब वो नुकसान भी दे सकता है, फ़ायदा भी दे सकता है मुझे। बट फ्लेक्सी कैप का मतलब क्या है? फ्लेक्सी कैप का मतलब है कि मैंने ये पैसा दिया और मैंने अपने फंड मैनेजर को बोला कि भाई तेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, तूने लार्ज में लगाना है, मिड में लगाना है, स्मॉल में लगाना है, जहाँ लगाना है लगा ले। अपने हिसाब से देख ले। इसे बोलते हैं फ्लेक्सी कैप। यानी हमने उसे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ़र की हुई है। फ्लेक्सी कैप में बहुत अच्छे-अच्छे फंड्स हैं, जैसे एक बच्चे ने पराग पारिक बोला, पराग पारिक एक बहुत अच्छा फंड है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, अपनी रिसर्च खुद करना, है ना? अपनी रिसर्च खुद करना पैसा लगाने से पहले। बट फ्लेक्सी कैप वर्ड का मतलब समझ आया? देखो एक छोटा-सा वर्ड है, मैं इन दोनों में डिफ़रेंस बताना चाहता हूँ। एक वर्ड होता है मल्टी कैप और एक होता है फ्लेक्सी कैप। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखो, हमने पैसा दिया अपने फंड मैनेजर को। मल्टी कैप में हमने उसे ₹100 दिए, तो हमने उसे ये बात बोली कि हमारा पैसा तीनों जगह लगना चाहिए। लार्ज में भी, मीडियम में भी, स्मॉल में भी, और मान लो परसेंटेज भी बता दी। मान लो परसेंटेज भी बता दी कि 50% यहाँ, 30% यहाँ और 20% यहाँ। ये एग्ज़ाम्पलरी परसेंटेजेज़ हैं। मतलब लीगल परसेंटेज नहीं है, ये एग्ज़ाम्पलरी परसेंटेज है कि भाई मैंने अपने फंड मैनेजर को पैसा दिया और बोला कि ये पैसा ऐसे, ऐसे, ऐसे लगना चाहिए। यानी अगर उस फंड मैनेजर के पास 10,000 करोड़ रुपए है, तो उसे ये बात पता है कि 5,000 करोड़ उसे लार्ज कैप में लगाने, 3,000 करोड़ मिड कैप में और 2,000 करोड़ स्मॉल कैप में। बट अगर एक बात बताओ, अगर मार्केट नीचे गिर रही है, सोच कर बताना आप मुझे, अगर मार्केट नीचे गिर रही है, मार्केट भयंकर तरीके से टूट रही है, रोज़ 2-2%, 1-1%, तो ऐसे में स्मॉल कैप में तो जान निकली हुई होगी। क्या उस वक़्त पैसा स्मॉल कैप में लगा होना चाहिए या नहीं लगा होना चाहिए? सोच के बोलना। नहीं लगा होना चाहिए क्योंकि पैसा डूब रहा होगा। लेकिन मल्टी कैप में फिर भी इस मैनेजर को स्मॉल कैप में खरीद के रखना पड़ेगा, क्योंकि मल्टी कैप की रेगुलेशन है दैट यू हैव टू मेंटेन दीज़ परसेंटेजेस। बट वहीं फ्लेक्सी कैप में क्या होता है कि फ्लेक्सी कैप में आपने अपने फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी दे दी। आपने कहा भैया देख ये रहे लार्ज, ये रहा मिड, ये रहा स्मॉल, कहीं भी लगा ले अपनी मर्ज़ी से। तो अगर मार्केट ऊपर जा रही होती है, तेज़ चल रही होती है, तो वो छोटी कंपनियों में पैसा लगा के तेज़ी से एक बढ़त हासिल करता है। यानी वो जानबूझ के स्मॉल कंपनी में पैसा लगाता है क्योंकि वहाँ ग्रोथ तेज़ आ रही होती है। पर जब मार्केट डूबने लगती है, तो वो पैसा लार्ज कैप में लगा देता है, ताकि कम डूबे। मतलब उठे ज़्यादा और डूबे कम, यही तो पर्पस है पैसे का। भई आप अपना पैसा मार्केट में ऐसे ही तो लगाना चाहते हो कि आपकी ग्रोथ ज़्यादा हो और आपका पैसा डूबे कम। मतलब जब नुकसान हो तो कम हो और जब फ़ायदा हो तो ज़्यादा हो। यही तो चाहते हो आप? हाँ या ना? मुझे फ्लेक्सी कैप ऑफ लेट अच्छा लग रहा है आजकल बहुत, मेरा बहुत पैसा इसमें लगा हुआ है। पर आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपना पैसा लगाइएगा, ठीक है ना? क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि मेरा सारा पैसा ही फ्लेक्सी कैप में होगा। मेरा कुछ पैसा थीमेटिक स्कीम में है, कुछ सेक्टोरल स्कीम में। अब सेक्टोरल और थीमेटिक क्या होती हैं, ये भी बताता हूँ, फिर मैं कुछ आगे समझाता हूँ। जैसे कुछ होते हैं फंड्स थीमेटिक। थीमेटिक का मतलब होता है किसी थीम के ऊपर पैसा देते हैं। हम किसी थीम पे पैसा देते हैं कि अच्छा ये थीम बढ़िया चल रही है, इस पे पैसा दे दो। जैसे पिछले कुछ समय में, पिछले 8-10 साल में
भारत के प्राइम मिनिस्टर्स ने मेक इन इंडिया को बहुत प्रमोट किया। आई होप आपने ये बात सुनी होगी। डिफेंस को बहुत प्रमोट किया, है ना? तो अगर मुझे पता है कि मेक इन इंडिया की एक थीम है प्रोडक्शन वाली, तो मैंने काफ़ी सारा पैसा अपना लगाया ऐसे म्यूचुअल फंड्स में जो प्रोडक्शन की कंपनियों में पैसा लगाते हैं। मतलब हमने अपना पैसा ऐसे म्यूचुअल फंड्स को दिया जिनका काम है प्रोडक्शन वाली कंपनियों में पैसा लगाना, और वो काम है फंड मैनेजर का ढूंढना उन कंपनियों को जिन कंपनियों को प्रोडक्शन के बड़े बड़े टारगेट्स मिले हैं। वो मैं और आप नहीं ढूंढ पाएंगे, वो तो ढूंढेगा, उसका काम है। क्योंकि वो अकेला नहीं ढूंढता ना, उसके पास तो 15-20 लोगों की टीम है जो उसे रिसर्च करके हर एक चीज़ मिलती है, उसे तो खाली एंड में डिसीजन लेना होता है। तो आपको मेरी बातें समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? हाँ या ना? तो हमने प्रोडक्शन वाली सेगमेंट में पैसा लगाया और खूब पैसा बनाया जब तक प्रोडक्शन के ऊपर। अब जैसे डिफेंस का सेक्टर चला, जब भारत सरकार ने डिफेंस पे पैसा लगाना स्टार्ट किया, और अभी भी लग रहा है, मुझे लगता है भारत में डिफेंस सेक्टर तो अभी भी बहुत बहुत फ़ायदा देगा फ्यूचर में भी, ऐसा मुझे लगता है। ये फिर से कोई पर्सन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, टिप नहीं है। हम अभी सिर्फ दोस्तों की तरह बातचीत कर रहे हैं आपस में, ये कोई टिप नहीं है, इसे टिप मत मानिएगा कभी भी, ठीक है ना? ये सिर्फ एजुकेशन के लिए मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है डिफेंस में अभी भी बहुत कुछ बचा है। अभी भी एक अप ट्रैजेक्टरी बची है भारत में आने वाली। जब भारत की डिफेंस इक्विपमेंट दुनिया खरीदेगी, तो हमारे डिफेंस सेक्टर में और पैसा लगेगा, और पैसा इनफ्लो होगा, है ना? तो इस वजह से भी अगर मैं तो डिफेंस की कंपनियाँ ढूँढ नहीं सकता, तो मैं डिफेंस की कंपनियाँ नहीं ढूँढ पाऊँगा, तो मैं डिफेंस सेक्टर वाले म्यूचुअल फंड में पैसा लगाऊँगा। यानी मैं अपना पैसा एक ऐसे बंदे को दूँगा, जो कि डिफेंस की कंपनियाँ ढूँढ के पैसा लगाएगा। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि भारत में अब इस पे आप रिसर्च करना थोड़ी, ठीक है ना? जैसे भारत की सरकार ने, आई होप आपको ये बात पता होगी, कि 20 साल का टैक्स हॉलिडे दे दिया है। इस पे बातचीत चल रही है अभी। मेरे पास कन्फर्म्ड पेपर नहीं है इसका, मैंने पेपर पढ़ा नहीं है। बट जो मेरे पास न्यूज़ है वो ये है कि 20 साल का टैक्स हॉलिडे दे दिया डेटा सेंटर्स पे। आई होप आप लोगों ने ये पढ़ी है न्यूज़ की नहीं? अगर ये सच है, मान लेते हैं कि ये सच है, तो जो कंपनियाँ डेटा सेंटर बनाएँगी भारत में, उन्हें अगले 20 साल टैक्स नहीं देना। तो उनको उनको बहुत फ़ायदा होगा। और इसका देखो आपको ना न्यूज़ के फ्लो को समझना है। जब आप न्यूज़ पढ़ते हो, आपने ये बात नोटिस करी है, पिछले कुछ समय से आप न्यूज़ में पढ़ रहे हो कि भारत सरकार फ़ॉरेन की कंपनियों को कह रही है कि अगर भारत में आपने भारत की लोगों का डेटा इकट्ठा करना है, तो भारत का डेटा भारत में ही रहेगा। ये न्यूज़ पढ़ी थी आपने किसी ने? ये बात पढ़ी है कि इस पे काफ़ी लड़ाई चल रही है भारत सरकार की फ़ॉरेन की कंपनियों के साथ। जैसे व्हाट्सऐप के साथ, जैसे गूगल के साथ, ऐसी कंपनियों के साथ, फ़ेसबुक के साथ लड़ाई चल रही है कि भैया देखो, हमारे लोगों का डेटा है, हमारे लोगों का डेटा इंडिया में ही सेव होगा, बाहर के सर्वर पे क्यों सेव होगा? क्योंकि हमारा डेटा हमारे पास रखो ना। देखो, अब हमारा डेटा अगर हमारे पास रखना है, तो उसके लिए डेटा सेंटर भी तो चाहिए। डेटा सेंटर क्या होते हैं पता है ना? वो बड़े-बड़े कमरे होते हैं जिसमें हार्ड डिस्क लगी होती है, बहुत लंबे-लंबे एरिया में, ठंडा रखना पड़ता है उन्हें, खूब पावर खाते हैं। तो वो कुछ कंपनियां हैं जो डेटा सेंटर्स का काम करती हैं। देखो, और अगर भारत सरकार चाहती है कि डेटा भारत का भारत में रहे, तो भारत में डेटा सेंटर होने चाहिए। और भारत में डेटा सेंटर तब बनेंगे जब इन्वेस्टमेंट होगी, और इन्वेस्टमेंट जब होगी वो तब होगी जब भारत सरकार उन्हें टैक्स की छूट देगी। भाई क्यों कोई आपको ना अपना डेटा सेंटर बना देगा? पता चला आज मैंने एग्जाम्पल लो, मैंने हिम्मत करके आज लोन वोन उठा के कहीं से एक कंपनी फ्लोट करके 5,000 करोड़ निकाल इकट्ठे करके डेटा सेंटर बना दिया, और पता चला 2 साल बाद रूल बदल दिया सरकार ने। तो भैया मेरे तो पैसे डुबाला हो गए। इसीलिए गवर्नमेंट को ऐसी टैक्स हॉलिडेज़ लानी पड़ती हैं ऐसे कामों के लिए। तो अगर भारत सरकार 20 साल का टैक्स हॉलिडे दे रही है, तो डेटा सेंटर का काम बढ़ेगा भारत में या घटेगा? मुझे लगता है बढ़ेगा। अगर आप पिछले कुछ समय की रिसर्च पढ़ोगे, तो गूगल ने अ, और अंबानी ने, इनफैक्ट इवन अडानी ने, इन सब लोग, अमेज़न ने, इन इन सब ने मिलकर लगभग मुझे लगता है, मोटे-मोटे तौर पे मैं कहूँ कि 1 लाख करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट का प्रॉमिस कर रखा है कि ये करेंगे भारत में डेटा सेंटर्स में। 1 लाख करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट्स, व्हिच इज़ ह्यूज इन्वेस्टमेंट कंसिडरिंग। और इसमें से ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट आएगी भी आंध्र प्रदेश में, और वहाँ पे 20 ईयर्स का टैक्स हॉलिडे भी है। तो मुझे लॉन्ग रन में ऐसा लगता है कि जो कंपनियाँ डेटा सेंटर्स का काम करती होंगी वो अच्छी चलेंगी, वो अच्छा कमा के देंगी। पर क्या मेरे पास इतना समय है कि मैं डेटा सेंटर्स के लिए बैठ के रिसर्च करूँ? शायद नहीं। तो भैया मेरे पास एक सिंपल सा रास्ता है, मैं तो एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड उठाऊँगा जो डेटा सेंटर्स के लिए पैसा लगाता होगा।
वो खुद ढूँढेगा कंपनियाँ, खुद लगाएगा। अब भैया डेटा सेंटर कौन बनाता है? कहाँ से इक्विपमेंट आती है? कहाँ से तारें आती हैं? कहाँ से मशीनें आती हैं? मुझे तो पता नहीं। वो बंदा ढूँढेगा और उन कंपनियों में पैसा लगाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ आती है कि म्यूचुअल फंड इज़ नॉट डिसाइडिंग जस्ट द म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इज़ डिसाइडिंग द कॉज़ जिसके पीछे आप पैसा लगाना चाहते हो। आप में से ज़्यादातर बच्चे आज 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले तक म्यूचुअल फंड का मतलब समझते थे निफ्टी 50 की इंडेक्स को फ़ॉलो कर लेके। आप में से ज़्यादातर बच्चों ने जो इन्वेस्टमेंट करी है मिड कैप, लार्ज कैप या फिर सिर्फ़ किसी एक स्पेसिफ़िक तरह के फंड में कर रखी है ना? भारत में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2800 से ज़्यादा तरह के म्यूचुअल फंड हैं। 2800 से ज़्यादा। करेक्ट कर लेना गूगल से पूछ के अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, सर्च कर लिया करो। साथ-साथ ना क्लास में सर्च कर लिया करो, मेरा डेटा थोड़ा स्टेल भी हो सकता है। मुझे लगता है 2500 से 3000 के बीच में म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं भारत के अंदर और आपको उनमें से शायद 10 के बारे में पता नहीं है। थोड़ी देर क्या मैं आपको किसी कंपनी की वेबसाइट पे ले चलूँ कुछ म्यूचुअल फंड्स दिखाने के लिए, एनालाइज़ करने के लिए? आर वी गुड? गुड। चलिए, तो मुझे वैसे पर्सनली आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पसंद है, वेबसाइट उनकी क्लियर वेबसाइट है, साफ़-सुथरी है। अगर आप मुझसे कोई और वेबसाइट दिखवाना चाहते हैं तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं कि सर कोई और वेबसाइट उठा लो। एक काम करते हैं, मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पे अभी आपको ले चलता हूँ और इसके अलावा जब आप कोई और दिखवाना चाहेंगे तो किसी और वेबसाइट पे भी देख लेंगे। मैंने इनसे कोई पैसे नहीं ले रखे हैं भाई, ठीक है ना? मेरा इनका कोई लेना-देना नहीं है, कोई लेना-देना नहीं है दूर-दूर तक भी। जैसे देखो इन्होंने कुछ रिकमेंडेड स्कीम्स दी हुई हैं। हम इनके यहाँ पे लिखा है एक्सप्लोर ऑल आवर फंड्स, तो हम इनके कुछ फंड्स को एक्सप्लोर करने चलते हैं। ठीक है जी। अब देखो इनके पास कितनी तरह के फंड्स हैं पहले ये देखो। एक-एक करके मतलब समझते हैं, है ना? अब तो आप फाइनेंस के बच्चे हो गए ना क्योंकि अब फाइनेंस पढ़ रहे हो आप। एक बताओ इक्विटी फंड्स, चलो देखते हैं। इक्विटी फंड्स का मतलब क्या है? इक्विटी फंड्स का मतलब हम अपना पैसा इन्हें देंगे और ये पैसा सिर्फ़ इक्विटी में इन्वेस्ट होगा। गुड? ठीक है। डेट फंड्स मतलब हम अपना पैसा इन्हें देंगे और ये पैसा डेट में लगेगा। डेट मतलब डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह में लगेगा। हाइब्रिड फंड्स मतलब दोनों में लगेगा। मिक्स हो गया ना, हाइब्रिड बन गया, मतलब ना इक्विटी ना डेट, दोनों हो गए। सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो किसी एक सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए, रिटायरमेंट के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए, किसी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आप फंड डिराइव कर रहे हैं। फिर एक होता है फंड ऑफ फंड्स। फंड ऑफ फंड्स मतलब ये बहुत बढ़िया होता है। इसमें इसमें कामचोरी की एक अलग सीमा है। ये बहुत ही बढ़िया है। इसका मतलब पता है क्या होता है? एफओएफ किसे बोलते हैं? कि मैं एक ऐसे फंड को पैसा दूँगा, जो आगे म्यूचुअल फंड्स ढूँढ कर पैसा लगाएगा। मतलब आप ये समझो, मेरे पास इतना भी समय नहीं है कि मैं म्यूचुअल फंड खुद चुन लूँ। जैसे मैंने भी आपको ना पिछले 15-20 मिनट में थोड़ा-सा तो परप्लेक्सेट कर दिया, मतलब थोड़ा तो परेशान कर दिया। मैंने आपको बोला, ऐसा फंड, ऐसी स्कीम आपके दिमाग में घूमने लगा, अबे मैं कहाँ से ढूँढूँगा? मेरे पास तो ये न्यूज़ ही नहीं आती। मेरे पास तो जब तक न्यूज़ आती है तब तक वो पब्लिक न्यूज़ होती है, पूरी दुनिया को पता होती है, तब आती है मेरे पास न्यूज़। तो आपको लग रहा है मैं म्यूचुअल फंड कहाँ से चुनूँ? तो बेटा फिर आप पता है क्या करो, फिर आप फंड ऑफ फंड में पैसा लगाओ। आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड को पैसा दो, जो आगे म्यूचुअल फंड ढूँढ कर उनमें पैसा लगाता है। मतलब सर फिर इसमें लेकिन डबल एक्सपेंस भी तो होगा, दोनों लेवल पे एक्सपेंस होगा। हाँ, ये नुकसान है। ये नुकसान क्या है? बताओ, आप मुझे नुकसान बताओ। नुकसान है कि डबल लेवल पे एक्सपेंस होगा। डबल लेवल पे एक्सपेंस क्यों होगा? एक बार इस बारे में बात करें। जैसे देखो, अब जब हम म्यूचुअल फंड वाले को पैसा देते हैं, इधर सुनना ज़रा, जब हम इस बंदे को पैसा देते हैं, तो ये अपने एक्सपेंसेस काट कर, अपने जो म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो होती है, वो काटने के बाद हमें बचा हुआ पैसा मिलता है ना यहाँ पे। जैसे एग्ज़ाम्पल लो, उसने हमारे पैसे से ₹100 कमाए, तो 100 में से ₹2 वो रख लेगा, तो हमें 98 ही मिलेंगे। पर जब फंड ऑफ फंड होगा, तो बीच में 2 लोग आ गए। हमने पहले एक फंड को पैसा दिया, इमेजिन करो हमने एक फंड को पैसा दिया, उसने आगे फंड्स में पैसा लगाया, तो वो लोग भी अपनी एक्सपेंसेस काटेंगे, ये भी अपने एक्सपेंसेस काटेगा, तो हम तक पहुँचते हुए डबल एक्सपेंस कट जाएगा। पर मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो अच्छा है या बुरा है, वो आप डिसाइड करो। मेरा काम है एजुकेटर का, बस मैं पढ़ा रहा हूँ, वो आपने डिसाइड करना है। अगर आपको लगता है कि सर मेरे पास तो इतना समय ही नहीं है कि मैं फंड सेलेक्ट करूँ, तो फंड ऑफ फंड्स भी सही है आपके लिए। अगर बढ़िया फंड्स में, अच्छा एक बात है ना, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप बहुत समझदार आदमी हो, ठीक है? सुनना ज़रा मेरी बात को अच्छे से। आप बहुत समझदार आदमी हो, आपने अपना पैसा 3 फंड्स में लगाया,
3 अलग-अलग फंड्स में पैसा लगाया, म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है? इसमें आपकी कमाई आई 10%, इसमें कमाई आई 12%, इसमें कमाई आई आपकी 15%। मान लेते हैं आपने मेहनत करके सोच समझ के फंड्स में पैसा लगाया और एवरेज कमाई आपने लेटेस्ट से 12.5% की एवरेज कमाई आ गई। एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि वेट्स नहीं बताए मैंने आपको इसमें कितना-कितना लगाया। यहाँ तक की बातचीत क्लियर है आपको? आपने अपनी मेहनत से 12.5% कमा लिया, नेट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है जी। एक बात बताओ, एक बंदे ने ऐसे फंड को पैसा दिया जिसने ऐसे फंड्स चुने जिन्होंने कमाया 22%, 28%, 21%, 17% और एक्सपेंसेस काटने के बाद भी इस बंदे को 16% का रिटर्न मिल गया, सारे एक्सपेंसेस काटने के बाद। तो कौन फ़ायदे में रहा? फिर फ़ायदे में तो ए रहा या बी रहा? बी रहा ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा डायरेक्टली फंड में इन्वेस्ट करना ही फ़ायदेमंद है। आपकी नॉलेज भी मैटर करती है, आपका टाइम भी मैटर करता है, आपकी एक्सपीरियंस भी मैटर करती है, आपकी अवेयरनेस भी मैटर करती है, आप कितना ध्यान दे रहे हो अपने पोर्टफोलियो पे वो भी मैटर करता है। तो मैं फंड ऑफ फंड्स को बुरा नहीं कह रहा, मैं फंड ऑफ फंड्स को बुरा नहीं कह रहा, बस मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें एक्सपेंस डबल हो जाएगा, मतलब डबल लेवल्स पे एक्सपेंस लगेगा। ये बात आपको क्लियर हो गई अनामिका? देखिए, फिर एक होता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड होता है भैया, जीवन में जब हम सब चीज़ों से ऊब जाते हैं ना, फिर हम इंडेक्स फंड में पैसा लगाना स्टार्ट कर देते हैं। हमें लगता है कि भैया इंडेक्स तो बढ़ेगी ही। इंडेक्स जैसे कौन होती है? निफ्टी 50। चलो थोड़ी-सी बातचीत इसके बारे में भी कर लेते हैं। ये निफ्टी 50 क्या होती है? बहुत सुना है मैंने, आपने भी सुना होगा। ये निफ्टी 50 क्या होती है? ये सेंसेक्स क्या होती है? ये क्या होती है बेटा? कोई बताना चाहेगा मुझे? इंडेक्स क्या होती है? मैं थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखो, भारत में अगर मैं बोलूँ कि ये भारत का स्टॉक मार्केट है, भारत के स्टॉक मार्केट में मुझे ऐसा लगता है कि 4-5 हज़ार कंपनियाँ तो रजिस्टर्ड होंगी। एक बारी चेक करना ज़रा गूगल पे कितनी है कि हाउ मेनी कंपनीज़ आर लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। मान लेते हैं 4,000 कंपनीज़ लिस्टेड हैं, जब तक हमें एग्ज़ैक्ट नंबर नहीं बता रहा कोई। लगभग मान लेते हैं कि 4,000 कंपनीज़ लिस्टेड हैं। लेकिन मैंने आपको बताया 4,000 में से 3,500 कंपनियाँ तो बेकार की हैं, जिनका ट्रेड ही नहीं हो रहा रोज़, बिल्कुल डेड कंपनियाँ, है ना? मतलब डेड मतलब काम धंधा अच्छा कर रही होंगी बट उनके स्टॉक ट्रेड नहीं हो रहे, लिक्विडिटी उतनी हाई नहीं है। बट इनमें से मैंने बोला टॉप 100 वालों को लार्ज कैप बोल देते हैं। फिर अगले 250 वालों को, मतलब 100 से नीचे अगले 150 को मिड कैप बोल देते हैं और अगले वाले 250 को स्मॉल कैप बोल देते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना यूजुअली हम लोग सिर्फ पहले 500 कंपनियों को ही पढ़ पाते हैं, स्कैन कर पाते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे आज पूछूं कि मार्केट ऊपर गई या नीचे गई, तो आप क्या कहोगे? अब आप देखो, मार्केट में तो 4-5 हज़ार कंपनियां हैं। एक बच्चा कह रहा है 7,500 कंपनियां रजिस्टर्ड है। इनका मानना है कि 7,500 कंपनीज लिस्टेड है। तो चलो मान लो 7,500 कंपनियां लिस्टेड है, ठीक है ना? तो बाकी की 7,000 कंपनी से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। एक्टिव ट्रेडिंग में मान लो ये कंपनियां काम आ रही हैं, 500-600 कंपनियां काम आ रही हैं, बट इनके बारे में भी क्या, एक बात हो, आप 500-600 कंपनियों के बारे में भी रोज स्टडी करके मुझे बता सकते हो? ठीक है, नहीं मैं बीएससी एनएससी दोनों नहीं कह रहा, किसी एक मार्केट को बोलो ना, क्योंकि वो दोनों कंपनियां, एक कंपनी दोनों जगह होगी। तो अगर आप मार्केट में देख रहे हो तो एनएससी में देखो या खाली बीएससी में देखो, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां दोनों जगह लिस्टिंग लेती हैं। तो खाली एनएससी गिनो, वरना डबल काउंटिंग हो जाएगी। तभी मैं कहूँ 7,000 कहाँ से ले आए, 5,000 के आसपास होनी चाहिए, ठीक है? बढ़ेंगी थोड़ी बहुत, ऊपर नीचे होंगी। तो क्योंकि कई कंपनियों ने दोनों में लिस्टिंग ली होगी ना। तो चलो इधर आ जाओ, हम फोकस हैं इन 500 कंपनियों पे। हमें पूरी पूरी अपनी पढ़ाई में इनके बारे में बात ही नहीं करनी, बाकी कंपनियों के बारे में, ठीक है ना? तभी तो कहता हूँ भारत की मार्केट अभी बहुत छोटी है, बहुत बहुत छोटी है अभी। मैं क्यों मानता हूँ कि फाइनेंस में अगर आप लोग अपना करियर बनाओगे, नॉट बिकॉज कि मैं फाइनेंस पढ़ा रहा हूँ इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, बट अगर आप फाइनेंस में अपना करियर बनाओगे तो मुझे लगता है कि अगले 20-30 साल भारत की फाइनेंस ने अभी बहुत बढ़ना है, बहुत बढ़ना है, बहुत पैसा देना है इसने, बहुत कुछ बचा है। हमारी हमारी भारत की फाइनेंस में, फाइनेंस फील्ड में बहुत कुछ बचा है। तो अगर आप कोई भी करियर फाइनेंस फील्ड में लेकर आते हो, कोई भी करियर अपना, तो देर आर हाई चांसेस यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। बट ऐसा करियर चुनना जो एआई प्रूफ हो। मैं वो भी बताऊंगा बैच के बीच बीच में कि मेरे हिसाब से कौन कौन से करियर फाइनेंस में है और एआई प्रूफ है, जिन्हें एआई हिला नहीं पाएगा या कम इम्पैक्ट करेगा। आइए देखिए, हम बातचीत करें इन कंपनीज़ के बारे में, बट अभी इनके बारे में भी
भैया बड़ा मुश्किल है कि कैसे सोचें। तो इसीलिए इनमें से जो टॉप 50 कंपनीज़ होती हैं, उनकी इंडेक्स बनाई जाती है, जो सिर्फ़ पहली 50 कंपनीज़ हैं, जो जिनकी मार्केट वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा है। जिन कंपनियों की मार्केट वैल्यूएशन कैसे आती है? शेयर इनटू प्राइस से, ये मार्केट वैल्यू होती है उस एक कंपनी की। कितने शेयर मार्केट में हैं और उसका प्राइस कितना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन आती है। मान लो एक कंपनी के 50,000 शेयर हैं और 100 रुपए का एक शेयर है, तो 50,000 इंटू 100 करो तो उतनी कंपनी की मार्केट वैल्यू है। तो जिन कंपनियों की टॉप 50 कंपनियों की मार्केट वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा है, उन्हें जोड़कर निफ्टी 50 बनता है। तो निफ्टी 50 क्या है? किसी को आपने कहते हुए सुना होगा कि ये भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियां हैं। कितने बच्चों ने सुनी है ये बात? ये भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियां हैं, मतलब मार्केट वैल्यूएशन की टर्म्स में। किसकी टर्म्स में? मार्केट वैल्यूएशन की टर्म्स में। अब इसमें भी फ्री फ्लोट का कंसेप्ट है, जो आगे चल के मैं अलग से बताऊंगा कि इशूड शेयर नहीं देखते, खाली फ्री फ्लोटिंग देखते हैं। वो सब बातें बाद में धीरे धीरे करके जब इंडेक्स को डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। आज तो हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं, है ना? तो मैंने आपको बताया निफ्टी 50 मतलब टॉप 50 कंपनीज। ऐसी सेंसेक्स मतलब बीएससी के अंदर टॉप 30 कंपनियां, वो 30 कंपनियों को देखता है। सेंसेक्स किसे देखता है? टॉप 30 को देखता है। और निफ्टी 50 किसे देखता है? टॉप 50 कंपनियों को। वैसे निफ्टी 50 ज़्यादा बढ़िया माना जाता है क्योंकि उसमें 50 कंपनियां आती हैं, कम से कम थोड़ा बड़ा स्कोप है उसका। टॉप 50 कंपनीज अलग अलग सेक्टर्स की देखी जाती है मिला के। क्या ये बातें आप, अच्छा एक बात हो, क्या ये जो टॉप 50 कंपनीज हैं सेम ही रहती होंगी या समय समय पे ये भी चेंज हो जाती होंगी? इनमें भी चेंज हो जाती होंगी, क्योंकि देखो मानो कि कोई कंपनी की वैल्यूएशन बहुत बढ़ गई, तो वो पहले मानो 55 नंबर पे थी, पर अब वो बढ़कर 49 पे आ गई, तो वो टॉप 50 में आ जाएगी। और टॉप 50 में से जो एक आधी कंपनी नीचे निकल जाएगी, तो ये भी चेंज होता रहता होगा, ये भी रोटेशन होता रहता होगा, है ना? रीबैलेंसिंग होती रहती होगी, इसकी भी रिकम्प्यूटेशन टाइम टाइम पे होती रहती होगी। तो ये मोटे-मोटे तौर पे आपको समझ आ गया। तो देखो जो सबसे कामचोर लोग होते हैं ना, वो लगाते हैं निफ्टी 50 में पैसा। सर आपने लगाया हुआ है, मैंने भी लगाया हुआ है। तो मैं किसी और को गलत नहीं बोल रहा, मेरा भी पैसा इंडेक्स में लगा है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगा है। इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि हम सिर्फ़ इस बात पे बिलीव कर रहे हैं कि भैया मुझे नहीं पता कौन-सा सेक्टर ऊपर जाएगा, कौन-सा नीचे जाएगा। मुझे नहीं पता। बैंक ऊपर जाएँगे, मतलब कौन-सा सेक्टर ऊपर जाएगा, बैंकिंग ऊपर जाएगी, डिफेंस जाएगा, क्या जाएगा मुझे नहीं पता। तो मैं पूरा निफ्टी 50 में पैसा लगा देता हूँ, अपने आप ये ऊपर या नीचे जाती रहेगी मार्केट, अपने आप मेरा पैसा बढ़ता है, घटता रहेगा। बट हाँ, निफ्टी 50 में जो पैसा लगाओगे वो धीरे बढ़ेगा, लेकिन लॉन्ग रन में गेन होगा। रिपीट करना मैंने क्या कहा? निफ्टी 50 का पैसा धीरे बढ़ेगा। जैसे कंपनी तो एक कंपनी एक दिन में 5% ऊपर जा सकती है, निफ्टी 50 50 5% थोड़ा ना ऊपर जा सकता है एक दिन में, क्योंकि उसमें 50 कंपनियाँ, कुछ ऊपर जाएँगी, कुछ नीचे जाएँगी, तो एवरेज चलेगी। तो निफ्टी 50 लॉन्ग रन में अच्छी खासी एवरेज देता है। जैसे कभी-कभी आपने कुछ लोगों को न्यूज़ में बैठे हुए सुना होगा कि मार्केट ने 12% का रिटर्न दिया, तो मार्केट ने 12% रिटर्न दिया मतलब इन 50 कंपनियों की एवरेज जो थी, वो 12% ऊपर गई है। मतलब निफ्टी 50 12% ऊपर गया है। क्या ये बात आपको समझ आती है? मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। ये एक कॉम्पिटिशन हो रहा है। इसमें 10 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया। तो 10 स्कूल में से हर स्कूल में से 4-4 बच्चे आए होंगे पार्टिसिपेशन के लिए, है ना? हाँ या ना? बट ये जो 4 बच्चे आपके स्कूल से आए हैं, ये आपके स्कूल को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। यानी ये जैसा परफ़ॉर्म करेंगे, आपका स्कूल का नाम हो जाएगा। मानो इन्होंने बहुत अच्छा खेला, तो मान लो आपके स्कूल का नाम है एबीसी स्कूल, तो हर कोई बोलेगा एबीसी स्कूल बहुत बढ़िया है, उनके बच्चे बहुत बढ़िया खेलते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया, एबीसी स्कूल ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया, जबकि क्या पूरे एबीसी स्कूल खेलने गया था? मेरे सवाल का जवाब दो, क्या पूरा एबीसी स्कूल खेलने गया था? नहीं, सिर्फ़ वो 4 बच्चे गए थे। उसी तरीके से हम सिर्फ़ निफ्टी 50 की परफ़ॉर्मेंस को देखकर बोल देते हैं मार्केट अच्छी है, मार्केट बुरी है। क्या ये जो 5,000 कंपनियाँ थी, क्या ये 5,000 की 5,000 कंपनियों ने अच्छा परफ़ॉर्म किया? नहीं, हम सिर्फ़ टॉप 50 को देख के परफ़ॉर्मेंस बोलते हैं। हम सिर्फ़ क किसको देख के परफ़ॉर्मेंस बोलते हैं बेटे? टॉप 50। क्योंकि एक बात और समझ लो, ये जो टॉप 50 कंपनियाँ हैं, इन्हीं में मेजर पैसा भी लगा होता है। मतलब मार्केट का मेजर पैसा भी इन्हीं के पास लगा हुआ होता है। मतलब ये जो छोटी वाली कंपनी मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनके पास तो कुल मिलाकर 20% पैसा भी नहीं होगा मार्केट का। मेजर पैसा ही इन कंपनियों में लगा होता है, इसीलिए इन्हीं के बारे में पढ़ा जाता है, इन्हीं के बारे में सोचा जाता है, इन्हीं के बारे में सारे म्यूचुअल फंड्स वगैरह डिसाइड किए जाते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई अब तक की? मैं वापस से म्यूचुअल फंड पे लेके चलता हूँ। ये तो टाइप्स हो गए बेटा फंड के। अब इक्विटी फंड्स में देखो, जैसे देखो इन्होंने बड़े सारे फंड दिए हैं। जैसे एक फंड है, अच्छा इसमें परसेंटेज देखते रहो, सबसे हाईएस्ट कहाँ दिख रही है? ये देखो कमोडिटी फंड में, अच्छा सी ऑल पे कर देते हैं चलो, सारे देखते हैं, इक्विटी के सारे फंड देखते हैं इसके, है ना? ये देखो,
और ये दिखा रहा है परफॉर्मेंस 5 साल की। अगर हम बोलें कि 5 साल की छोड़ भाई, तू मुझे पूरी ज़िंदगी की परफॉर्मेंस दिखा। इंसेप्शन, जब से ये फंड बना है तब से परफॉर्मेंस दिखा, ठीक है ना? तो देखो, सब जब से ये फंड बना है, कमोडिटी फंड की 28.95% की परफॉर्मेंस है। मतलब समझ रहे हो आप? अब देखें ज़रा ये कब से बना है। ये एक सेक्टोरल थीमेटिक फंड है, मतलब एक स्पेसिफिक तरह की सेक्टर में पैसा लगाता है। ये 6 साल 2 महीने पहले बना था। अब इसे पढ़ना सीखो। आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है बेटे? मैं पढ़वा दूँ ना 5-10 मिनट लगा के, एक आधी म्यूचुअल फंड को, 1-2 म्यूचुअल फंड पढ़ते हैं डिटेल में। नाम क्या है इस फंड का? इस फंड का नाम है कमोडिटीज़ फंड। ये डायरेक्ट ग्रोथ वाला फंड है। अब पहले एक-एक वर्ड को समझो। सबसे ऊपर लिखा है आईसीआईसी प्रूडेंशियल, यानी ये फंड कौन चला रहा है? एक-एक करके ज़रा मेरे हर एक वर्ड को समझते रहना। आईसीआईसी प्रूडेंशियल इस फंड को रन कर रहा है, ठीक है? कमोडिटीज़ फंड है। अब इसमें क्या है हम आगे चल के देखेंगे। ये इक्विटी फंड है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो आप पैसा लगाओगे वो किस में लगेगा? इक्विटी में कि डेट में? वो पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होगा। ये सेक्टोरल थीमेटिक फंड है, यानी ये किसी स्पेसिफिक सेक्टर में या फिर किसी स्पेसिफिक थीम में पैसा लगाने वाले हैं। किसी स्पेसिफिक सेक्टर की किसी स्पेसिफिक थीम पे पैसा लगाने वाले हैं। डायरेक्ट ग्रोथ है। डायरेक्ट ग्रोथ का मतलब क्या है? ये जो रेट्स आपको दिए जा रहे हैं, ये तब दिए जा रहे हैं जब आपने डायरेक्टली आईसीआईसी प्रूडेंशियल के पास खुद इन्वेस्टमेंट करी हो। देखो, 2 तरीके होते हैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के। या तो मैं किसी एजेंट के रूट से लगाऊँ पैसा, कि मैं पैसा एजेंट को दूँगा और एजेंट म्यूचुअल फंड को देगा। तो बीच में एजेंसी जो होगी उसकी कमीशन आ जाएगी। क्योंकि जब एजेंसी अपनी कमीशन लेगा तो हमारी रिटर्न थोड़ी-सी कम हो जाएगी। मतलब अगर फंड कमा रहा है 22%, तो वो हमें मिलेगा 21%, क्योंकि 1% वो ले लेंगे। उनका भी तो फिर खर्चा देगा ना, म्यूचुअल फंड उनको भी तो खर्चा पानी देगा, रास्ते में वो लोग भी आ गए। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? तब उसे बोलते हैं रेगुलर फंड। तो उसे क्या बोलते हैं? रेगुलर फंड। लेकिन अगर हमने डायरेक्टली खरीदा होता है तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट फंड। आप लोग क्या बिलीव करते हो, एजेंसी वाला फंड या डायरेक्ट फंड? आप कैसे इन्वेस्ट करते हो? रेगुलर प्लान या डायरेक्ट प्लान? रेगुलर और डायरेक्ट प्लान दोनों वर्ड समझ आ गए? तो मैं आगे बढ़ूँ। रेगुलर लिखा होगा इसका मतलब बीच में एजेंट है, और डायरेक्ट लिखा होगा इसका मतलब बीच में एजेंट नहीं है। और ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब क्या है? कि हम इसमें से अपने पैसे को निकाल नहीं रहे, हम इसमें से डिविडेंड नहीं ले रहे। डिविडेंड विविडेंड सब वहीं री इन्वेस्ट होता जा रहा है, डिविडेंड वहीं पे घूमता जा रहा है, वापस इन्वेस्ट होता जा रहा है, डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं हो रहा। यानी वो कंपनी जो कमा रही है वो हमें कुछ दे नहीं रही, सिर्फ एनएवी बढ़ रही है। एनएवी मतलब उस म्यूचुअल फंड की वैल्यू बढ़ रही है बस। हम उससे पैसा ले नहीं रहे, कोई हमें डिविडेंड विविडेंड हर साल दे नहीं रहा वो कुछ कमा के, ठीक है। अच्छा, ये एक लिखा ही है ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम। ओपन एंडेड का मतलब क्या होता है? इसके दरवाजे खुले हैं, जब मर्जी आप इस फंड में पैसा लगा दो, जब मर्जी अपना पैसा निकाल लो। इसे बोलते हैं ओपन एंडेड। क्या बोलते हैं बेटे? ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब क्या है? जब मर्जी इसमें पैसा लगा सकते हो, जब मर्जी पैसा निकाल सकते हो। अगर ये क्लोज्ड एंडेड होता तो इसका मतलब होता है कि इसमें टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और उसके बाद नहीं कर सकते, और फिर उसके बाद आपका पैसा कुछ ईयर्स के लिए ब्लॉक हो जाता है, तब तक आप निकाल नहीं सकते हो उस पैसे को। क्या ये बातें आपको समझ आ गई? बट हाँ, आप म्यूचुअल फंड ओपन मार्केट में बेच सकते हो, फिर वो एक पॉसिबिलिटी होती है आपके पास। कैन सर रेगुलर वन ऑल्सो बी कॉल्ड फंड ऑफ फंड? नहीं बेटा, फंड ऑफ फंड कंसेप्ट ही अलग है। आप दो चीज़ों को मिक्स कर गए लक्ष्य जी। देखो, फंड ऑफ फंड का मतलब क्या है कि हम पैसा एक म्यूचुअल फंड को दे रहे हैं और वो म्यूचुअल फंड अन्य म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहा है। वहाँ दो अलग अलग म्यूचुअल फंड्स हैं। एजेंट एक अलग चीज़ है। मैं जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ। सोचो, ये एक अंकल जी हैं, ठीक है जी। अब इनकी उम्र है, मान लो इनकी उम्र है 60-70 साल। अब इन्हें कुछ नहीं पता भैया, इन्हें कुछ नहीं पता स्टॉक मार्केट का, इन्हें कुछ नहीं पता कैसे खरीदना है। अब आप तो भैया ऑनलाइन अकाउंट बना लेते हो ना आप 1 मिनट में। आप तो 1 मिनट में वेबसाइट पे जाओगे, ऐप डाउनलोड करोगे, अपनी ई-केवाईसी भी करा लोगे, मिनटों में अकाउंट बना लोगे। बट आपको लगता है कि ये व्यक्ति जो पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा, इनके लिए पॉसिबल है? ई-केवाईसी कराना, पेपर डॉक्यूमेंट जमा कराना, ये कराना नहीं। तो इनके लिए बीच में एजेंट्स होते हैं, म्यूचुअल फंड एजेंट्स होते हैं। जैसे इंश्योरेंस एजेंट होते हैं ना, वैसे म्यूचुअल फंड एजेंट्स भी होते हैं। ये म्यूचुअल फंड एजेंट क्या करते हैं? इनकी डिटेल लेते हैं, इनको कन्विंस करते हैं पहले तो फंड में पैसा लगाने के लिए, फंड समझाते हैं। इनके भी एग्जाम्स होते हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि ये कोई भी बन जाएगा म्यूचुअल फंड एजेंट। इनका कोर्स भी पढ़ाता हूँ मैं, एनआईएसएम के लिए एक कोर्स होता है इनका। इनका कोर्स पढ़ाता हूँ मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का। हज़ारों हज़ारों लोगों को मैं हर साल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार करता हूँ। हज़ारों लोगों को, 100 नहीं बोल रहा हूँ, कहीं हज़ारों लोगों को तैयार करता हूँ मैं एवरी ईयर। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एक कोर्स करते हैं वो लोग, एनआईएसएम का, सेबी के थ्रू एक कोर्स होता है। फिर उसके बाद वो अपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं। फिर वो लोग इनका पैसा लेते हैं, इनका फॉर्म वॉर्म भरते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगवाते हैं इनका।
फिर म्यूचुअल फंड आगे पैसा लगाता है, म्यूचुअल फंड कमाएगा, वो अपनी फीस काटेगा, अपनी एक्सपेंस, फिर इनको कमीशन भी देगा और फिर आपको अर्निंग आएगी। तो बीच में ये कमीशन एजेंट्स होते हैं एक तरीके से। अच्छा एक बात और, इनके होने से फ़ायदा या नुकसान है, आप ये बताओ? हो सकता है आपको ऐसा लगे कि इनके होने से नुकसान है, क्योंकि इनकी कमीशन की वजह से कमाई कम हो जाएगी। बट कुछ लोगों के लिए फ़ायदा भी है, जिन्हें खुद इन्वेस्ट करना नहीं आता, म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना नहीं आता, उनको ये लोग एडवाइस देते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, उनका पैसा लगवाते हैं, तो उनके लिए ये अच्छे हैं। तो क्या मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? तो बीच में एजेंट होना कोई बुरी बात नहीं है, बट हाँ, आप ना जब भी किसी फंड को देखोगे तो उसकी 2 तरीके की अर्निंग होगी। जैसे एग्ज़ाम्पल लो, वहाँ लिखा होगा कि अगर डायरेक्ट वाले फंड की कमाई 23% है, तो रेगुलर वाले की कमाई आप ये देखोगे कि लिखा होगा 22.62% है, ऐसे कम लिखी होगी। क्यों? अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में कमाई कम क्यों हो जाती है? आप मुझे रीज़न दो। क्योंकि जब रेगुलर फंड होगा तो उसमें कमीशन भी जारी होगी एजेंट को, क्योंकि उसमें कमीशन भी एजेंट को जारी होगी। क्या ये बातें आपको समझ आई? अच्छा मैं अब आपको इसमें एक बहुत बुरी बात बताऊँ, बहुत ही बुरी, मतलब आपका दिल करेगा ये चाँटा मारूँ जाके। जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आपके पास एक बैंक है कोटक, मान लो आपका कोटक में अकाउंट है, ठीक है? मानो आपके पास कोटक का अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है। आपने अपने सेविंग अकाउंट में देखा कि आपके पास 5 लाख रुपए स्पेयर पड़े और आपने सोचा चलो म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, ठीक है? या चलो कोटक को क्यों, मैं किसी मतलब किसी भी बैंक को, आप किसी का भी एग्ज़ाम्पल ले लो, मेरी किसी से कोई ऐसी लड़ाई नहीं है पर्सनल। मानो आपका आईसीआईसीआई अकाउंट है, ठीक है? आपने सोचा चलो मैं इसमें इस पैसे को म्यूचुअल फंड में लगाता हूँ। तो आपके सेविंग अकाउंट में कहीं न कहीं एक ऐसा ऑप्शन आता है, इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, आता है ना? आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, अपने ही अकाउंट के थ्रू म्यूचुअल फंड में, और अपने आपने आईसीआईसी का ही, प्रूडेंशियल का ही कोई फंड सेलेक्ट करके पैसा लगा दिया। तो आपको पता है आपने आईसीआईसी के अकाउंट से आईसीआईसी के ही म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, लेकिन फिर भी वो अपनी कमीशन काट लेगा एज़ अ कमीशन एजेंट। वो उसे रेगुलर प्लान देगा। धक्का लगा? अभी भी नहीं समझ आया मैंने क्या बोला? बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये डायरेक्ट प्लान होगा, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं होता, रेगुलर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने आईसीआईसी बैंक के पोर्टल से इन्वेस्टमेंट करी है आईसीआईसी प्रूडेंशियल के पोर्टल पे। तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल एक अलग एजेंसी हो गई, आईसीआईसी बैंक एक अलग एजेंसी हो गई। यहाँ पे आईसीआईसी बैंक आपका एजेंट बन के काम कर रहा है। तो वो अपनी एजेंसी की कमीशन लेगा, रेगुलर प्लान देगा। तो अगर आपको डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना है तो सीधा आईसीआईसी प्रूडेंशियल के अंदर अकाउंट बना के जमा कराना पड़ेगा। क्या मेरी बातें आपको समझ आई मैंने क्या कहा? थिन लाइन डिफरेंस है, बट आप हमेशा चेक करो। एक बच्चा कह रहा है कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं दोबारा समझाता हूँ। एक व्यक्ति आईसीआईसीआई बैंक को कह रहा है, आईसीआईसी बैंक को कह रहा है कि मेरे पैसे आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड में लगवा दो। तो बीच में जो बैंक है ये एजेंट की तरह काम करेगा। ये आपका पैसा इसको देने के लिए एजेंट बन गया, अपनी कमीशन लेगा। यानी यहाँ पे वो आपको रेगुलर प्लान दिला सकता है, डायरेक्ट प्लान नहीं दिला सकता। लेकिन अगर आप अपना पैसा लेके डायरेक्टली आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाते, तो आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर रहे थे, बीच में एजेंट नहीं था। क्या ये बात आपको समझ आई मैंने क्या कहा? मैंने वैसे आईसीआईसी का एग्जांपल लिया, अभी कुछ साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले मैंने ऐसे एक एक अंकल जी हैं हमारे, उनको कोटक में इन्वेस्टमेंट करने की गाइडेंस दी थी। उन्होंने एक बहुत बड़ा अमाउंट अपने अकाउंट से, अपने कोटक के अकाउंट से कोटक के ही म्यूचुअल फंड में लगा दिया और वो उन्हें रेगुलर प्लान मिला। उन्हें लगा कि उन्हें डायरेक्ट प्लान मिला है, बट जब पेपर देखे हमने तो उन्हें रेगुलर प्लान मिला था एंड इट वाज़ अ बिग अमाउंट। बड़े अमाउंट में फ़र्क पड़ता है बेटे, लॉन्ग रन में फ़र्क पड़ता है। क्या मेरी बातचीत आपको समझ आ रही है मैंने क्या कहा? बहुत छोटी-छोटी बातें, बट आपको ध्यान देना चाहिए। वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे इस कमोडिटी फंड के बारे में। यहाँ तक के सारे वर्ड मेजरली समझ आ गए? ये क्या करता है बेटे? हाँ, एक बच्चे ने और अच्छा पूछा कि डायरेक्ट में ग्रोथ का क्या मतलब है? ग्रोथ का मतलब है कि ये पैसा हमें मिलेगा नहीं, एनएवी बढ़ती रहेगी। वैसे इसके बारे में मैं कल बात ज़्यादा डिटेल में करूँगा, बट अभी शॉर्ट में मैं ये बता दूँ कि ये पैसा हमें कमा कर देंगे नहीं, ठीक है ना? देखो 2 तरीके के फंड होते हैं, एक होते हैं ग्रोथ फंड, मैं ये भी समझा देता हूँ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है?
भाई हमने म्यूचुअल फंड को पैसा दिया, इमेजिन करो हमने म्यूचुअल फंड को पैसा दिया और म्यूचुअल फंड को बोला कि जा पैसा लगा बेटा, जीत गया। अब जब जब पैसा जीतेगा, जब कमाई होगी, उस कमाई को री इन्वेस्ट करते रहियो, जो कमाई होगी उसे री इन्वेस्ट करते रहियो, उसे री इन्वेस्ट करते रहियो, हमें मत दियो। इसे बोलते हैं ग्रोथ। इसमें क्या होता है, तेज ग्रोथ होती है। क्यों? इमेजिन करो बेटा, इमेजिन करो मैंने 100 रुपये दिए थे, उस 100 रुपये पे 5 रुपये की कमाई आई। अगर ये 5 रुपये मैं निकाल लेता डिविडेंड के रूप में, ठीक है ना, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन करवा लेता और या फिर कैपिटल विड्रॉल कर लेता, मतलब मैं ये पैसा निकाल लेता अपना, तो ऐसे केस में मेरा अगले साल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 100 रुपये रह जाती, क्योंकि 5 रुपये तो निकाल लिए मैंने। पर ग्रोथ वाले फंड में क्या होगा, ग्रोथ वाले फंड में मैंने इस साल 100 रुपये लगाए, उसमें अगले साल 5 रुपये की कमाई आई, तो अगले साल की इन्वेस्टमेंट 105 हो गई, तो अगले साल ज़्यादा रिटर्न मिलेगी। क्या ये बात आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? जैसे एफडी में होता है ना, दो तरीके की एफडी होती है आपकी, एक में आप पैसा निकाल सकते हो, एक में आपका पैसा लगा ही रहता है और घूमता ही रहता है, मतलब वो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंडिंग होती है, ये कंपाउंडिंग हो रही है बेसिकली। क्या आपको मेरी बातें समझ आई मैंने क्या कहा? कंपाउंडिंग हो रही है, करेक्ट। तो वापस आते हैं हम जिस पे हम डिस्कशन कर रहे थे। आई होप यहाँ तक कि अब देखो ये कहाँ पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्टिंग प्राइमरली इन कमोडिटीज़ एंड कमोडिटी रिलेटेड सेक्टर्स, ठीक है। वेल्थ क्रिएशन के लिए सही है ये। अब इसके बारे में पढ़ो। इनकी एनएवी है, 31 दिसंबर की एनएवी दे रहे हैं वो पुरानी, 45 रुपीज़ की इनकी एनएवी है और 6 साल से चल रहा है ये फंड। और इनका एयूएम, एयूएम का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब इनके पास कितना पैसा है इस फंड में, इनके पास लगभग 3100 करोड़ के आसपास रुपया है, ठीक है। एग्जिट लोड है 1%, मतलब जब आप बाहर जाओगे तो आपका 1% पैसा काट लेंगे ये लोग, मतलब जितने भी आपने कमाए हैं उसमें से 1% आपका पैसा काट लिया जाएगा। और फिर अलग अलग रेशियो से धीरे धीरे करके बताएंगे। लॉक इन कुछ नहीं है, जब मर्जी निकाल लो पैसा। परफॉर्मेंस देख लो इनकी, अच्छी खासी परफॉर्मेंस बढ़ रही है। और अगर हम इनकी परफॉर्मेंस 3 साल में देखें तो लगभग लगभग अप स्केल ही रही है पूरी परफॉर्मेंस, अगर हम ध्यान से देखें तो अप स्केल दिखा रहा है। और 3 साल 5 साल अगर हम करके देखते हैं इनका टाइम फ्रेम, मैक्सिमम टाइम फ्रेम अगर हम देखते हैं, देखिए अब ये समझो, निफ्टी का जो बेंचमार्क है, ध्यान से समझना, जो पैसा निफ्टी की कमोडिटीज़ में बढ़ा है वो 19% बढ़ा है, ये उनका बेंचमार्क है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि भी स्कूल में आप पढ़ते थे, एग्जांपल लो, आपके जब मार्क्स आते थे, मान लो आपने अपने पिताजी को बताया कि अरे मेरे मैथ्स के टेस्ट में 16 मार्क्स आए हैं 20 में से, तो आपके मम्मी पापा का अगला सवाल होता था कि आपके किसी दोस्त का नाम पूछ कर, जो भी आपके दोस्त का नाम हो, मान लेते हैं आपके दोस्त का नाम राहुल है, तो आपके पेरेंट्स पूछते थे राहुल के कितने आए हैं, पूछते थे ना अगला सवाल कि शर्मा जी के लड़के के कितने मार्क्स आए हैं, है ना। वो जो होता है ना, जिससे वो आपको कंपेयर करना चाहते हैं, मानो उसके आए हैं 20 या 18, तो आपको 20 से कंपेयर नहीं किया जा रहा, आपको उसके मार्क्स से कंपेयर किया जाता है कि उसने क्या किया, वो आपका बेंचमार्क है। बेंचमार्क उसे बोलते हैं जिसे देखकर हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, जिससे हम कंपैरिजन करते हैं अपना, उसे बोलते हैं बेंचमार्क। उसे क्या बोलते हैं? बेंचमार्क, जिससे कंपैरिजन किया जाता है। तो बेंचमार्क, अगर हम बात कर रहे हैं कमोडिटी मार्केट की कि भैया ये आईसीआईसी का कमोडिटी का कोई म्यूचुअल फंड है, ये कह रहा है मान लो मैंने 23% कमाए, तो हम कहेंगे भाई तेरी कमाई से मुझे क्या पता ज़्यादा कमाया या कम कमाया, तू बेंचमार्क की कमाई बता कि बेंचमार्क ने कितना कमाया। उसने बोला बेंचमार्क ने 19% कमाया, तो हम खुश हो गए कि अच्छा बेंचमार्क से ज़्यादा कमाए हो, बढ़िया है, मज़े करो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब इज्जत इस बात में नहीं है कि तुमने 23% कमाया, इज्जत इस बात में है कि बेंचमार्क से ज़्यादा कमाया या नहीं कमाया। तो बेंचमार्क दिखाना पड़ता है। बेंचमार्क मतलब कंपैरिजन के लिए मार्केट के बारे में बताना पड़ता है कि मार्केट में कितनी कमाई हुई है इस सेक्टर में, कमोडिटी सेक्टर में। तो वो यही बोल रहा है कि कमोडिटी का जो बेंचमार्क है वो 19.85% था, लेकिन हमारी 27% की कमाई है, यानी बहुत बढ़िया कमाई। यानी आप क्या कहोगे इस फंड को, क्या कहोगे कि आपने बेंचमार्क को बढ़िया तरीके से बीट किया है कि नहीं किया, सच बताना। इस फंड को देख के जो इस फंड का फंड मैनेजर होगा उसकी छाती चौड़ी हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी, ये बताओ क्यों? क्योंकि बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर दिया आपने। आगे आगे देखते हैं। यानी ये देखो आपने अपना पैसा कहाँ कहाँ लगाया हुआ है, ज़रा इधर देखो, इस इन्होंने पैसा लगाया हुआ है मेटल की कंपनियों में 40%, यही तो बढ़ गया ना भैया।
मेटल में ही तो मज़ा आ गया। एक बात बताओ, पिछले 4-5 साल में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर सब तेज़ भागे। पता है आपको ये बात? तभी तो इतनी बढ़िया-बढ़िया परफ़ॉर्मेंस दिखा रहा है ये, क्योंकि मेटल में पैसा लगाया है और मेटल भागा है। केमिकल में लगाया है 29% पैसा, कंस्ट्रक्शन की कंपनियों में लगाया है 15% पैसा, कैपिटल गुड्स में लगाया है 7%, फॉरेन इक्विटी में लगाया है 3% और ये फिर बाकी सब तो छोटे-छोटे लगाए हैं। क्या ये बात आपको समझ आ रही है कि कहाँ-कहाँ पैसा लगाया है आपने? इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊँ, आप ये भी देख सकते हो कौन-सी कंपनियों में पैसा लगाया है, ये भी देख सकते हो। ये देखो, आपने जिंदल स्टील में लगाया पैसा 8%, जेएसडब्ल्यू स्टील में, वेदांता में, जिंदल स्टेनलेस स्टील में, अंबुजा सीमेंट में, यूपीएल लिमिटेड में, अल्ट्राटेक सीमेंट में, उषा मार्टिन, हिंडेल्को, नवीन फ्लोराइन, अपोलो ट्यूब्स जो टायर कंपनी है उनकी, ये थी ना, इसमें भी 2% 3%। मतलब आपने कहाँ-कहाँ पैसा लगाया ये देखो। क्या ये बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? कभी एकदम वेले बैठे हो ना, एकदम वेले, एक बहुत गंदा आइडिया दूँ, बहुत गंदा। भी करना मत ये सिर्फ़ नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, ये कभी दिमाग लगा के पैसा मत लगाना इन चीज़ों पे। कभी ऐसे ना 2 4 5 टॉप परफॉर्मिंग फंड देखो, फिर उन फंड में ये ढूँढो कि कौन-सी कंपनियाँ उनमें कॉमन है, जो जिनमें उन्होंने कम-कम पैसा लगाया हुआ है और फिर उनके इंडिकेटर्स देखो। फिर उनमें से आपको पता लग सकता है कि कौन-सी छोटी कंपनियाँ फ्यूचर में बढ़ने वाली हैं। क्योंकि ये जो फंड्स होते हैं ना बड़े-बड़े, अगर इन्होंने यहाँ एक बात बताओ, ये कोई कंपनी है मान लो, एस्टेक लाइफ साइंसेज़, इसे उन्होंने 0.34% पैसा दिया है। तो 3,000 करोड़ का 0.34% मतलब कितना हुआ? लगाओ ज़रा हिसाब-किताब, 1 करोड़ के आस-पास पैसा दिया है इन्हें, 1 करोड़ के आस-पास। बट अगर इन्होंने 1 करोड़ भी अपना लगाया तो सोच समझ के तो लगाया होगा, इस कंपनी में कुछ तो ऐसी बात होगी जो 1 करोड़ डाला है इस कंपनी के शेयर्स में। तो आप उनके बारे में डिटेल रिसर्च इन इधर से निकाल के कंपनियों की लिस्ट को कर सकते हो। जैसे अगर आपको कभी कंपनियों की लिस्ट चाहिए हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। क्या ये बातें समझ आ गई मैंने क्या कहा? अच्छा, ये देखते हैं फंड मैनेजर कौन है? हाँ भैया, संभाल कौन रहा है? इनको संभाल रहे हैं मिस्टर ललित कुमार जी, हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 14 ईयर्स। कोई ललित कुमार जी हैं, वो संभाल रहे हैं। क्या ये बातें आपको समझ आ गई? स्कीम की ऑप्शंस क्या हैं? अब ये देखो। अच्छा, ये देखना इनमें कितना फ़र्क आ गया। देखो, एक है इसकी रेगुलर ग्रोथ। देखो इधर अब आप देखोगे ना, अब आपको समझ आएगा कि यार ये तो बहुत फ़र्क है। 2 चीज़ों में अंतर देखने के लिए कह रहा हूँ मैं। इसे देखो, यहाँ क्या लिखा है? नकुल, बताओ क्या लिखा है? रेगुलर ग्रोथ लिखा है। रेगुलर ग्रोथ मतलब यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट एक एजेंट के थ्रू करी है, बीच में एक एजेंट है। रेगुलर लिखा होने का मतलब क्या होता है? बीच में एक एजेंट है। और ग्रोथ फंड मतलब आप इसमें से पैसा निकाल नहीं रहे, जो पैसा है वो रीइन्वेस्ट होता जा रहा है। क्या ये बात आपको समझ आ गई? लेकिन इसी फंड में अगर आप डायरेक्ट ग्रोथ में पैसा लगाते तो कितनी कमाई आती? लगभग 29%। यहाँ पे कितनी कमाई आती है? लगभग 29%। और यहाँ पे कितनी आएगी? 27.25। तो यानी बताओ एजेंट के होने से कितना नुकसान हो गया? लगभग 1.75% का नुकसान हो गया। लगभग डेढ़ पौने 2% का फ़र्क हो गया। क्या मेरी बातें आपको समझ आ रही है मैंने क्या कहा? यानी अगर आप एजेंट बीच में रखते हो तो आपकी कमाई कम हो जाती है, ये आपको समझ आ गया। क्या आपको आज ये बात समझ आ गई रेगुलर प्लान और जो आपका डायरेक्ट प्लान है उनमें क्या अंतर है? और देखो ये वो प्लान है, अगर आप रेगुलर आईडीसीडब्ल्यू लेते हो, मतलब इसका बेसिकली मतलब होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल्स। आईडीसीडब्ल्यू मतलब होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये फंड जितना कमाएगा वो आपको बांट भी देगा, रीइन्वेस्ट नहीं कर रहा है पैसा। तो फिर ऐसे में कमाई कम हो जाती है। क्यों कमाई? अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों बिल्कुल सेम है, रेगुलर है दोनों, लेकिन एक ग्रोथ है, एक आईडीसीडब्ल्यू है। तो इन दोनों में कमाई का अंतर आ गया। आपको समझ आ गई ये सारी बातें? क्योंकि एक में आपको कमाई मिल भी रही है, एक में आपको नहीं मिल रही है। आई होप ये बातें समझ आ गई। कोई एक आधा फंड और देखें इसका, एक आधा फंड और देखते हैं, है ना? इक्विटी फंड्स में एक आधा फंड कोई और देख लेते हैं। कोई बढ़िया सा फंड ढूंढो यार इसमें। ये देखो, लार्ज एंड मिड कैप, यानी ये पैसा लगाएंगे लार्ज और मिड कैप दोनों में। ये खाली लार्ज कैप में लगा रहे हैं, इनमें 18% की ग्रोथ आई है। अब ये देखो, ये मैन्युफैक्चरिंग का फंड है, इसमें मैंने भी लगाया हुआ है कुछ पैसा। इस फंड में मैंने भी कुछ पैसे डाले हुए हैं, लेकिन बहुत पहले के डाले हुए हैं, मैं इसमें कमा चुका हूँ। तो अब आप मत डालना, मुझे नहीं लगता कि अब इसमें और ग्रोथ दिखती है मुझे। मैंने बहुत सही समय में पैसा डाला हुआ है इस फंड में।
ये 7 साल 22 दिन के 2 महीने के आस-पास पुराना है और मेरे हिसाब से मैंने इसमें बिल्कुल इनिशियल फ़ेज़ में एनएफओ के टाइम पे पैसा डाला था इसमें। मतलब जब ये फंड ₹10 का था, 10 साढ़े ₹10 का तभी पैसा डाला था, जब स्टार्ट हुआ था फंड। आज ये छ छब्बी ₹36 के आस-पास है और इसमें 6000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है और ठीक-ठाक ग्रोथ दे रहा है। बेंचमार्क अगर आप देखो तो बेंचमार्क से कम है लेकिन ये 1 साल में, क्योंकि बेंचमार्क की ग्रोथ 1 साल में 9% हुई है और इनकी खाली 6% हुई है। तभी मैं कह रहा हूँ कि इसमें मत डालना पैसा। लेकिन अगर लॉन्ग रन में देखो, क्योंकि जिसने लंबे समय के लिए पैसा लगाया है उसके लिए तो सही है, वो कमा चुके हैं पैसा। लॉन्ग रन में तो बेंचमार्क को हरा दिया होगा मेरे हिसाब से। देखो लॉन्ग रन में बेंचमार्क 18 था, हमने 19 साढ़े 19 के आस-पास कमा लिया है। तो जिन लोगों ने सही समय पे पैसा लगाया हुआ है उनके लिए तो ठीक है। इस वक़्त पैसा लगाना इसमें मुझे थोड़ा टाइट दिख रहा है मामला, क्योंकि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इज़ नॉट दैट ग्रो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग ग्रो नहीं कर रही, बट ये फंड ग्रो नहीं कर रहा उस स्पीड पे। किसी और का फंड ढूँढ लो, ज़रूरी थोड़ी ना आईसीआईसी का लगाना है, निप्पॉन का ढूँढ लो, किसी कोटक का ढूँढ लो, किसी और कंपनी का ढूँढ लो फंड। क्या ये बातें भी आपको समझ आ गई बेटा मैंने क्या कहा? और कौन-सा देखना चाहते हो, कोई फंड और देखना चाहते हो? 26-28 सब इतनी-इतनी ही कमाई दिखा रहे हैं। ये देखो, यूएस ब्लू चिप, अब यानी ये पैसा किस में लगाएँगे? ये देखो, ये पैसा लगाएँगे यूएस की कंपनीज़ में। द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप फंड इज़ टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, और ये एडीआर, जीडीआर के थ्रू लगाते हैं। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है जी? ये उन सब रूट्स को यूज़ करते हैं और यूएस की इक्विटी में पैसा लगाते हैं। डायरेक्ट ग्रोथ में अगर आप देखो तो 13 साल से चल रहा है ये फंड, और अगर हम इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन के हिसाब से देखें तो 15% के आसपास की कमाई हुई है। 15% के आसपास की कमाई दी है इस फंड ने, 15 साढ़े 15% के आसपास। और क्या-क्या होल्ड कर रखा है अगर आप ये देखो, इन कंपनियों को इन्होंने होल्ड कर रखा है। इन कंपनियों के शेयर्स इनके पास होल्ड हैं। अमेज़न भी ऑलमोस्ट 1.3% है, माइक्रोसॉफ्ट में 1.41 पैसा लगाया हुआ है। ज़्यादा पैसा लगा हुआ है एजिलेंट टेक्नोलॉजी, एसटी लॉन्डर, अल्फ़ाबेट पे लगा हुआ है ना? अल्फ़ाबेट तो आई होप पता है आपको, गूगल की कंपनी है। जो थर्मो है, वेस्ट फार्मास्यूटिकल है, मर्को एंड कंपनी है, हंटिंगटन है, ब्रिस्टल मायर्स है। तो इन्होंने अपने-अपने हिसाब से अलग-अलग कंपनियों में, लेकिन मैं एक बात मानूँ, बड़ा बढ़िया पैसा लगाया हुआ है। अब ध्यान से देखो, तो किसी भी कंपनी में 3% से ऊपर पैसा लगा ही नहीं हुआ। बहुत डाइवर्सिफ़ाइड है। वेल डाइवर्सिफ़ाइड क्यों कह रहा हूँ मैं, नमन? किसी भी एक कंपनी के डूबने से कोई ज़्यादा नुकसान होगा ही नहीं। क्यों? किसी भी एक कंपनी में 3% से ऊपर पैसा लगा ही नहीं हुआ। सिर्फ़ एजिलेंट टेक्नोलॉजी में 3% लगा हुआ है, बाकी किसी भी कंपनी में 3% से ऊपर पैसा नहीं लगा हुआ। सब में 3% से कम पैसा लगा है। मतलब आपके पास जो पैसा है आपने बाँट दिया, डाइवर्सिफ़ाई कर दिया अपने पोर्टफ़ोलियो को। अच्छा फंड है। अब और एक आधा फंड मैं कोई डिस्कस कर सकता हूँ आपके साथ, वरना फिर मैं आगे पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। कोई अगर अपनी पसंद का कोई एक आधा फंड आप चाहते हो तो मैं डिस्कस कर लूँगा। जल्दी बताओ। कोई भी। एक बच्चा कहता है एचडीएफसी का मिड कैप फंड डिस्कस करो। ठीक है। देखिए, ये एचडीएफसी का मिड कैप फंड है, ठीक है ना? अब देखो इन्होंने बड़ा अच्छा टॉन्गल दे रखा है, यहीं से ही पता लग जाएगा। जैसे अगर डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करते हो तो रिटर्न्स सिंस इंसेप्शन, कितनी इंसेप्शन मतलब जब से ये फंड बना है, तब से इनकी जो रिटर्न आ रही है वो 21.24% की आ रही है, मतलब लगभग 21% मान लो मोटा-मोटा। और अगर यही रेगुलर होता तो रिटर्न हो जाती 17.79%। आप देख रहे हो कितना फ़र्क पड़ गया। क्या आपको ये बात समझ आई कि डायरेक्ट प्लान में और रेगुलर प्लान में कितना फ़र्क आ जाता है? काफ़ी फ़र्क आ जाता है। बट चलो हम तो डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, तो डायरेक्ट प्लान से ही देखते हैं, है ना? और ये 2013 से चल रहा है और इसके बारे में बता रहा है कि विद अ मिनिमम एक्सपोज़र ऑफ 65% मिड कैप। देखो ये लाइन का मतलब क्या है कि यानी इनका पैसा हमेशा 65% मिड कैप में रहेगा। यानी बाकी का 35% ये लार्ज कैप में भी लगा सकते हैं या स्मॉल कैप में भी लगा सकते हैं, है ना? ये उनकी एनएवी बता रहा है, सिंस इंसेप्शन बता रहा है कितना-कितना रिटर्न आ चुका है। फंड मैनेजर कौन है? मिस्टर चिराग हैं और मिस्टर ध्रुव हैं। अगर इनके बारे में जानना चाहें, मिस्टर चिराग के बारे में, तो ये देखो मिस्टर चिराग क्या करते हैं। मिस्टर चिराग व्यू परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द फंड्स मैनेज, देखते हैं भाई ये किस-किस फंड को मैनेज करते हैं। तो ये हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं किसकी, अ, जो मिस्टर चिराग सँभालते होंगे, है ना? मिस्टर चिराग कहाँ गए? ये रहे।
ये है ना मिस्टर चिराग सेकंड नंबर पे। अगर हम डायरेक्ट ग्रोथ प्लान देखें इनका, तो ये एचडीएफसी मिड कैप और एचडीएफसी स्मॉल कैप को देख रहे हैं, और कैसा कैसा परफॉर्मेंस है, रिस्कोमीटर कैसा है, कितना रिस्क है इनके फंड्स में। और ये, अच्छा एक बात बताना, इसका मतलब आज आपको समझ आ गया ये निफ्टी मिड कैप 150 क्यों लिखा जाता है? आप मुझे बताओ, निफ्टी मिड कैप 150 और ये बीएससी जैसे 250 स्मॉल कैप 250 क्यों लिखा जाता है? 250 और 150 क्यों लिखा जाता है? आज मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। वेरी गुड, अथर्व ने बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि मिड कैप में 150 कंपनियां आती हैं। पहली 100 को हटाकर अगली 150 जो होती हैं वो मिड कैप होती हैं, और फिर उसके बाद वाली 250 को हम स्मॉल कैप कहते हैं, तो इसलिए 250 स्मॉल कैप देखी जाती है। ध्यान है ना सबको? ये देखो मैंने ये बारे में आपसे बात की थी यहाँ पे, कि यूजुअली हम जब लार्ज कैप की बात करते हैं तो हम टॉप 100 कंपनीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। जब हम मिड कैप की बात कर रहे होते हैं तो हम 150 कंपनीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे 150 आएंगी ना बेटा बीच में। और जब स्मॉल कैप की बात कर रहे होते हैं तो 251 से 500 तक, यानी 250 कंपनीज के बारे में बात कर रहे होते हैं हम यूजुअली। इसलिए स्मॉल कैप में आप 250 की टीआरआई देखोगे, जबकि मिड कैप में आप 150 की टीआरआई देखोगे। ट्रेंड जो देखोगे 150 कंपनियों का देखोगे। क्या ये मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? कूल। तो ये इनके बारे में बताया जा रहा है कि कौन कौन से फंड देखते हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सब आप। अच्छा देखो ये भी बताया इन्होंने कि इनकी टॉप 10 होल्डिंग्स कौन सी हैं मिड कैप में। मैक्स फाइनेंशियल है, फेडरल बैंक को ले रखा है, बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज़ को ले रखा है, आईपीसीए लेबोरेटरीज़ को ले रखा है, फोर्टिस को ले रखा है, एयू बैंक को ले रखा है, इंडियन बैंक को ले रखा है, कोफोर्ज लिमिटेड है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, ग्लेनमार्क है। ऐसे अलग अलग कंपनियों को आपने बाय कर रखा है। बोलिए इतनी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? ये सारी बातें क्लियर हैं? अब देखो चाहो तो इसमें आप कैलकुलेटर्स यूज़ कर सकते हो, इनके एसआईपी के कैलकुलेटर्स, कि आप कितना पैसा लगाओगे, कितनी एक्सपेक्टेड रिटर्न है आपकी, कितने साल आप इन्वेस्ट करोगे, आपका पैसा कितना बन जाएगा, वो सारी बातें आप कैलकुलेट, ये सब तो आप जानते हो करना, ये सारी चीज़ें तो आप करते रहते हो टाइम टू टाइम। तो वापस आते हैं हम, आज हम म्यूचुअल फंड के बारे में जनरल डिस्कशन पढ़ रहे थे। हमने काफ़ी सारे वर्ड्स के बारे में पढ़ा, बट अभी मैं फॉर्मली मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, फॉर्मली मैं कल से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। ठीक है ना? देखो मैं फिर से एक बात बोलना चाहूँगा, मैं आपको ट्रेडिंग नहीं सिखाता हूँ, मैं आपको नॉलेज देना चाहता हूँ। बट हाँ, मैं जैसे म्यूचुअल फंड कल से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, बट मैं चाहता था कि म्यूचुअल फंड पढ़ाने से पहले मैंने आपको बेसिक बता रखे हो म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं, ताकि जब आप म्यूचुअल फंड पढ़ो, आपको बेहतर समझ आए, है ना? मैं अब छोटी-छोटी पढ़ाई की बातें कर रहा हूँ। मैं वैसे ये सब कल डिटेल में डिस्कस करूँगा, बट अभी थोड़ा-थोड़ा मेरे पास समय है इसलिए मैं थोड़ा-सा डिस्कस करता हूँ। इमेजिन करो, हम लोगों ने म्यूचुअल फंड हाउस को पैसा दिया। हम सब ने म्यूचुअल फंड हाउस को पैसा दिया, ठीक है? मान लेते हैं कि हमने 100 रुपए दिए। अब इस 100 रुपए से ये क्या करेगा? म्यूचुअल फंड हाउस क्या करता होगा? आप सोच के बताओ। भाई ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड का मैनेजर होगा, फंड मैनेजर होगा। ये फंड मैनेजर इस पैसे को कहीं न कहीं इन्वेस्ट कर देता होगा। मान लेते हैं कि लार्ज कैप है, तो लार्ज कैप बड़ी-बड़ी वाली कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया होगा। फिर यहाँ से कमाई आएगी, जब यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा इस पैसे में से अर्निंग आएगी। अब वो अर्निंग जो आएगी, या तो उस अर्निंग में से वो पहले अपने एक्सपेंसेस काटेगा, फिर जो बचेगा या तो वो उसे रीइन्वेस्ट कर देगा ग्रोथ प्लान में, या वो हमें दे देगा। भई अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, मतलब अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल विथड्रॉल करना है तो आप ले लोगे पैसा, वरना ग्रोथ प्लान है तो वापस रीइन्वेस्ट हो जाएगा। यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई है कि वो पैसा या तो वापस आ जाएगा या तो ग्रो हो जाएगा, है ना? इन दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है, दोनों चीज़ तो नहीं हो सकती आपके पास। ठीक है जी, यहाँ तक की बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? ये बातें क्लियर है? बट एक बात बताओ, जब हमने पैसा लगाया होता है, यूजुअली यूजुअली भारत में ज़्यादातर जो फंड ऑफर होते हैं वो 10 रुपए के रेट पे होते हैं। हमें इसमें 10 यूनिट मिले होंगे, 10 रुपए वाले, जब हमने 100 रुपए दिए थे। जब हमने 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे तो हमें 10 यूनिट मिले होंगे। ठीक है ना? ज़्यादातर यूनिट 10 रुपए पे इश्यू होते हैं भारत में। तो 10 रुपए का 1 यूनिट होता है। अब यूनिट क्या है? जैसे ये म्यूचुअल फंड है। अब हम म्यूचुअल फंड में शेयर्स नहीं रखते, म्यूचुअल फंड में यूनिट्स कहते हैं। होते तो वो शेयर्स की तरह ही हैं, बट उन्हें क्या बोला जाता है दोस्तों?
यूनिट बोला जाता है। म्यूचुअल फंड में हम जब पैसा लगाते हैं तो हमें यूनिट मिलता है, शेयर नहीं मिलता, यूनिट मिलता है। ये बात याद रखोगे? इमेजिन करते हैं मैंने आज पैसा लगा दिया और मैंने छोड़ दिया पैसा, ₹100 लगा के छोड़ दिया। इन्होंने भी जो कंपनियाँ खरीदी वो अच्छी बढ़ रही थी, इन्होंने भी बार-बार चर्निंग नहीं करी, बेचा खरीदा नहीं करा। अब अल्टीमेटली यूँ हुआ कि 4 साल बाद मैं गया, 4 साल बाद मैंने इन्हें कहा कि भैया मेरे पैसे की कीमत क्या है? तो इन्होंने क्या, ये रोज़ क्या करते हैं, देखो म्यूचुअल फंड की वजह से हालत तो बुरी कर रखी है भारत सरकार ने। मतलब सेबी इतनी बढ़िया काम करती है ना, दिल खुश हो जाएगा आपका, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, सेबी बहुत बढ़िया काम करती है भारत में। आपको पता है म्यूचुअल फंड हाउस को हर वर्किंग दिन, जब भी मार्केट खुली है, हर वर्किंग दिन की शाम तक अपनी वेबसाइट पे एनएवी निकाल के दिखानी पड़ती है। सर ये क्या मतलब हुआ? यानी आपके म्यूचुअल फंड में जितने भी शेयर्स हैं, आपने जो खरीद रखे हैं, उनकी मार्केट प्राइस लोगे आप, जो आज की मार्केट प्राइस थी, उस मार्केट प्राइस के हिसाब से जितने भी शेयर्स की आपकी टोटल वर्थ है उसे लिखो। उसे डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करो, जितने आपके पास यूनिट्स हैं, क्योंकि आपने कितने यूनिट बेच रखे हैं, तो उससे हर यूनिट की एनएवी आएगी, इसे बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। यानी आपको रोज़ एनएवी निकालनी होती है और रोज़ वेबसाइट पे पब्लिश करनी होती है। देखो अब तो अच्छी बात है कंप्यूटर है, ये सारा काम कंप्यूटर से खुद हो जाता है। क्या वो खुद मैन्युअली निकालते होंगे? नहीं। उन्होंने मार्केट के साथ लिंक कर रखा होगा अपनी वेबसाइट पे सब कुछ। ये तो ऑटोमेट होता होगा खुद ही कि जितने शेयर्स पड़े हुए हैं हर कंपनी के, उनका आज का मार्केट प्राइस क्या था, उनकी टोटल वैल्यू कितनी बनी, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करो, एनएवी निकाल के वेबसाइट पे खुद पब्लिश हो जाती होगी। पर इससे ये फ़ायदा है, जैसे भी मैं आपको कुछ वेबसाइट्स दिखा रहा था, आपने देखा हर वेबसाइट पे एनएवी आ रखी है। हर वेबसाइट पे एनएवी आ रखी है, वर्किंग डे के आखिरी दिन तक की, जो भी आखिरी वर्किंग डे होगा उस तक की एनएवी आ रखी है रोज़। और आप जैसे ही मेरे साथ-साथ चैप्टर पढ़ते हुए 5-7 दिन लगेंगे म्यूचुअल फंड पढ़ने में, आप 5-7 दिन में देखना रोज़ एनएवी चेंज हो रही होगी वहाँ पे। क्यों? क्योंकि उन कंपनियों को रोज़ अपनी एनएवी प्रेज़ेंट करनी होती है। व्हाट इज़ एनएवी? नेट एसेट वैल्यू। मतलब जो मैंने ₹10 आपको दिए थे, उसकी क्या वैल्यू है आज? मतलब जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले एक फंड बताया, मैंने शायद 6-7 साल पहले इसमें मैन्युफैक्चरिंग में लगाया ₹10, उसकी वैल्यू शायद आज ₹36 के आस-पास बता रहा था। इसका मतलब क्या है? हमने उन्हें ₹10 दिए थे 7 साल पहले, आज उसकी वर्थ ₹36 है। क्या मेरी बातें आपको समझ आई मैंने क्या कहा? एब्सोल्यूटली क्लियर? कूल। कि वो ₹10 ₹36 के बराबर बन गए। तो ये एनएवी होती है, ये एनएवी रोज़ प्रदर्शित होती है, रोज़ प्रेज़ेंट होती है। अब इसमें कैसे निकलती है ये हम कल सीखेंगे कि एनएवी कैसे निकलती है, ग्रोथ कैसे निकलती है, हमारी कमाई के जैसे एक बात तो मैंने ₹10 लगाया और अब ₹36 की वैल्यू, तो मैंने कितना कमाया इस पे? जो आपको रेट दिखा रहे थे ना अभी हम सीएजीआर वगैरह, वो कैसे निकलते हैं वो सब हम सीखेंगे इस चैप्टर में। हम बेसिकली म्यूचुअल फंड के सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सीखेंगे अब कल से। थोड़ा-सा इग्नाइट हो गए आप लोग म्यूचुअल फंड के बारे में? आज की क्लास में बस हम यही बात करेंगे। आज की मेरी सिर्फ़ एक इंट्रोडक्शन क्लास थी। आज की क्लास को मैं फॉर्मल क्लास नहीं मानता हूँ। मुझे बस आपको बैच के रूल्स बताने थे। थोड़ा-सा टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना था, वो मैंने कर दिया है। कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कल से फॉर्मली पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैं अब रिकॉर्डिंग बंद कर दूँगा। अगर आपके कुछ प्रश्न होंगे, आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हो, तो मैं ज़रूर आपके लिए बैठा हूँ 10 मिनट। आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो कोई भी।